इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। चलिए बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। आज मैं रिवाइज नहीं कर बेटा पाया सर, टाइम रिवाइज करूंगा जो पढ़ाया आज। रिवाइज नहीं कर पाया, नहीं मिला था, मैं कल रिवाइज करूंगा। अच्छा बेटा कल इसको रिवाइज कर लेना ढंग से ना। कल करूंगा सर, कल कॉलेज नहीं लगेगा। कल छुट्टी है क्या आप दोनों जनों की? कल छुट्टी है सर, कल छुट्टी है। यस सर। हाँ तो कल ऐसे करते हैं, कल मैं फ्री, कल शाम को कर लेते हैं अपने, एक क्लास करते हैं 4 बजे से, ठीक है? हाँ जी सर। यस सर। बाकी तो सुबह शाम रहेगी, और मतलब सुबह और शाम वाली जो टाइमिंग है ही है, एक 4 बजे, वो 1 घंटे की हो चाहे 1.5 घंटे या जो भी बनेगा, 4 बजे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? जी सर। Yes, और sir. परसों सर? परसों टेस्ट रहेगा। हाँ जी हाँ जी। संडे को टेस्ट रहेगा, और शाम के टाइम देखेंगे, अगर मुझे टाइम लगा तो शाम को फिर क्लास भी कर लेंगे संडे को। ओके सर, ओके। हाँ जी सर। और बाकी इच्छा है, अगर संडे को नहीं फ्री रखना है तो फ्री कर लेना, अगर क्लास करनी होगी तो मुझे बता देना कि संडे को क्लास ले लो, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है बेटा, चलो अभी क्लास करते हैं। हाँ कोई बात नहीं, कर लेंगे उसके बाद में। चलिए बेटा आगे करते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा कल लास्ट क्लासेस के अंदर हमने बेटा हमने बात की थी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, और अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हमने जो एग्जांपल देखा था अपना, वो देखा था बेटा माउस का, राइट? और ढूंढना बेटा पेज मेरा, बेटा क्लैरिटी आ रही है सभी को? यस सर। चलिए बेटा कंटिन्यू कर दें। तो हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन का जो दूसरा मेथड था, उसको हम बोल रहे हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या बोल रहे हैं इसको? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, राइट? और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हमने जो एग्जांपल लिया वो है माउस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मेन मतलब होता है कि आपके पास अ, जो जो फीमेल की आपकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक है ना, उसके अंदर ही आपकी क्या हो रहा है बेटा, फर्टिलाइजेशन है ना? तो ये अभी हम आगे समझेंगे इसको, अभी तो नॉर्मल हम तो सिर्फ मेथड समझ रहे हैं, लेकिन हम फर्टिलाइजेशन कैसे होता है या वो पार्ट्स क्या होते हैं, वो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। पर मेन बात यह है कि हमारे पास यहाँ पे जो आपका स्पर्म है, वो एक्चुअल में अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि भाई फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो आपका वो आंसर क्या होगा बेटा? जो आपकी इस पूरे, इसको क्या बोलते हैं बेटा? फिलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फिलोपियन ट्यूब का ये जो लास्ट वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, उसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के बाद बेटा आता है एम्पुला। क्या आता है बेटा? एम्पुला। इस पार्ट में हमारे जो ओवम है और जो स्पर्म है, वो आपस में आके फ्यूज्ड होते हैं, राइट? दोनों आके फ्यूज हो जाएंगे। तो अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन का इसीलिए हम बोले क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या नाम पड़ गया बेटा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आगे से कंटिन्यू करते हैं कि इसके क्या क्या स्टेप थे। सुबह हमने देखे थे, लेकिन एक बार दोबारा से हम इसको फटाफट देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें थी। तो कहते अगर आप इसके इवेंट की बात करो, तो पहला जो हमारे पास पीरियड निकल के आता है, कैपेसिटेशन। इसमें पहला स्टेप कैपेसिटेशन, और आकर इन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। कैपेसिटेशन का मतलब होता है तैयारी करना, राइट? आप क्या कर रहे हो बेटा? इसमें आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे, मतलब जैसे हम किसी शादी के फंक्शन में जाने के लिए तैयार होते हैं, तो वैसे वो तैयारी होती है ना हमारी। तो इसको यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्पर्म ने ओवम को क्या करना है बेटा? फ्यूज करना है। ये आपका ओवम है और ये आपका स्पर्म है, तो ये फ्यूज करना है। तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा?
इसे हमें कैपिस्टेट कराना पड़ेगा। कैपिस्टेशन का मतलब होता है इसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये इसको फ्यूज कर पाए, क्योंकि इसके पास 3-4 वॉल है, उसे क्रॉस करना है, राइट। तो उसके पास क्या क्या होनी चाहिए बेटा, कैपेसिटी होनी चाहिए। तो उस चीज के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटेट, या उसको क्या बोलते हैं, फिनोमिना को कैपेसिटेशन, राइट। वो क्या होता है उसको आगे हम एक एक करके सारे स्टेप्स को देखेंगे, अभी हम जनरल बात डिस्कस कर रहे हैं। देन मैं आगे ये हमारे पास क्या है, दूसरा आ गया कीमो अट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो कीमो अट्रैक्शन है वो हो रही है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के थ्रू, और ये क्या करती है, हीट को प्रोड्यूस करती है, और उस हीट से आपका जो स्पर्म है वो अट्रैक्ट होकर आपके फिलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। तीसरा स्टेप है बाइंडिंग ऑफ द स्पर्म टू एक्स्ट्रा सेलुलर कोट। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्पर्म है वो आपके जो एक्स्ट्रा सेलुलर कोट है, जिसको हम सी अर्चिन के अंदर क्या बोल रहे थे, जेली कोट, एक्स्ट्रा सेलुलर कोट को हम वहां पे क्या बोल रहे थे, जेली कोट। तो यहाँ पर क्या होता है, जो स्पर्म की बाइंडिंग है वो सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर कोट से हो रही है, और इस यहाँ पर हम एक्स्ट्रा सेलुलर कोट को किस नाम से बुला रहे हैं बेटा, क्यूमुलस। क्या नाम बुला रहे हैं बेटा, वहां पर बोल रहे थे जेली कोट, और यहाँ पर क्या बोल रहे हो, क्यूमुलस। क्या बोल रहे हैं उसको हम, क्यूमुलस। नेक्स्ट थर्ड स्टेप आएगा एक्रोसोमल रिएक्शन, और एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन होगी अकर इन द क्यूमुलस। वो कहाँ होगी बेटा, जो क्यूमुलस आपकी लेयर है ना, जो आपके पास क्या है, ये आपका क्या आ गई बाहर, सबसे आउटर लेयर, ओवम की सबसे आउटर लेयर आ गई। इसको हमने क्या नाम दिया है, ये हमारी क्या है बेटा, क्यूमुलस। और जो स्पर्म आया है वो स्पर्म इसके साथ अब क्या करेगा, फ्यूज करेगा इसको, इसको क्या करेगा बेटा, फ्यूज करेगा। और ये जो फ्यूजन है, तो यहाँ पर एक रिएक्शन होगी जिसको आप क्या नाम दोगे, एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या नाम दोगे बेटा, एक्रोसोमल रिएक्शन। तो फोर्थ स्टेप हो गया एक्रोसोमल रिएक्शन, और ये होगी क्यूमुलस। क्यूमुलस मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर कोट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्रोसोमल बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर कोट, उसको बोल रहे हैं आप क्यूमुलस। अब उसे जब क्रॉस कर पास जो अगली जो लेयर आएगी बेटा, अगली लेयर को मैं क्या बोलूंगा, अगली जो मेरी लेयर आ रही है, अगली जो आपकी लेयर आ गई, अब आपका जो जो क्रोमोसोम जो सॉरी जो आपका स्पर्म है वो पहली वाली क्यूमुलस को क्रॉस करके अब कहाँ पहुंच गया बेटा, क्यूमुलस को उसने क्रॉस किया है, क्यूमुलस को आगे क्रॉस किया, और वो कहाँ पहुंच गया बेटा, यहाँ पे। अब वो इसको फाइट कर रहा है इसके साथ, ठीक है। अब वो आगे वाली लेयर पे पहुंच गया। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर होगी आपकी एक्रोसोमल बाइंडिंग ऑफ द स्पर्म टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, या उसका टेक्निकल नाम क्या है, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। तो पहले एक्रोसोमल रिएक्शन हुई, उसके बाद एक्रोसोमल रिएक्शन होने से क्या हुआ, क्यूमुलस हट गई, और क्यूमुलस को क्रॉस करके अब आपका जो स्पर्म है वो किससे अटैच करने जा रहा है, जोना पेलुसिडा से, जिसका नाम है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। उसके बाद होगी स्पीशीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन, और ये कैसे होगी बेटा आपके लिए, जो स्पीशीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन है उसमें क्या होगा, रिकॉग्निशन होगा ZP2 रिसेप्टर का, और आफ्टर उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लॉकिंग करेंगे ना। तो यहाँ पर स्पीशीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगी। अब वहां पर हमारे पास जो आपके पुराने वाले जो सी अर्चिन की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर जो आपके पास रिसेप्टर प्रेजेंट थे उसका नाम था, जो पीछे वाली हम बात कर रहे थे वहां था EBR1, ये नाम था एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंड 1। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास रिसेप्टर है किसके लिए, स्पीशीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन करने के लिए, वो कौन से है बेटा, ZP2 जोना पेलुसिडा। इसका नाम क्या बेटा, जोना पेलुसिडा। तो ये यहाँ पर हमारे पास जो उसका नाम है ZP2 जोना पेलुसिडा 2 रिसेप्टर्स का नाम है, और उसका नाम क्या था, एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग रिसेप्टर 1, एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग रिसेप्टर 1। तो अब हमारे पास क्या, उसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। अगला हमारा स्टेप क्या होगा बेटा, ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, मतलब हमने एक स्पर्म के टच में आना है, बाकी स्पर्म को हम नहीं अटैच करेंगे। तो तब आप क्या करोगे, पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करोगे। तो यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में फास्ट ब्लॉक जो होता है वो एब्सेंट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी बहुत कम है, थोड़े बहुत तो एक दो तो पहुंच रहे हैं, और उसमें हमें फिर फास्ट की जरूरत नहीं है। फास्ट तब जरूरत होती है जब नंबर ऑफ स्पर्म बहुत ज्यादा हो। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि फास्ट ब्लॉक जो पॉलीस्पर्मी है कब देखने को मिलती है, तभी पॉसिबल है जब आपके पास
हाई नंबर में क्या हो, जो हाई नंबर में स्पर्म ओवम के पास पहुंच रहे हो, लेकिन यहाँ पर एक या दो ही ऐसे स्पर्म होते हैं जो मुश्किल से पहुंच पाते हैं, राइट। तो इसलिए फास्ट ब्लॉक हमारे पास एब्सेंट होता है, लेकिन हाँ परमानेंट ब्लॉक या स्लो ब्लॉक यहाँ प्रेजेंट है। और वो किसके ऊपर काम करता है ये हमें पता है, कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन के ऊपर ये काम करता है। किसके ऊपर काम करेगा बेटा, कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन के ऊपर। आगे मैं बात करूं कि हमारे पास क्या है कि जो हमारी उसके बाद क्या होगा, फ्यूजन ऑफ स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज करेगी। बेटा समझ आ गई बात, समझ आ रही है? यस सर। ओके बेटा, आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये महिमा कहाँ चली गई, महिमा गायब हो गई। चलिए तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो हमारा पहला स्टेप आ गया, पहला स्टेप किसका है बेटा, पहला स्टेप है हमारा नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इवेंट ऑफ कैपेसिटेशन। ये हमारा पहला स्टेप है बेटा, इवेंट ऑफ कैपेसिटेशन। महिमा कहाँ चली गई बेटा, वो एब्सेंट हो गई क्या, उसका सिग्नल टूट गया? आशीष आपको आवाज आ रही है बेटा प्रॉपर? यस सर, आ रही है, आ रही है। कोई नहीं सर, बाद में रिकॉर्डेड देख लेंगे। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं। चलो तो आगे हम बात करें कि हमारे पास जो पहला जो स्टेप आया बेटा उसको हम बोल रहे हैं इवेंट ऑफ कैपेसिटेशन, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कैपेसिटेशन का जो पीरियड है, यानी कि जो ये जो काम होने वाला है, इसको लगेंगे लगभग 1 से लेके 10 घंटे तक लग सकते हैं, राइट। तो ये हमारा कौन सा पीरियड है बेटा, कैपेसिटेशन का पीरियड। ये जो हमारा कैपेसिटेशन का पीरियड है ये हमारा है 1 से लेके 10 घंटे तक का। उसमें क्या हो रहा है, अकर इन दी विद इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, एक्चुअल में कैपेसिटेशन का काम कहाँ होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, यानी कि ओविडक्ट रीजन के अंदर। कहाँ होगा बेटा, ओविडक्ट। ये कहाँ हो रहा है बेटा, ओविडक्ट रीजन के अंदर होगा। मतलब कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास जैसे अगर आपको डायग्राम देखा जाए तो आपका डायग्राम इस तरीके से होता है। यहाँ आपकी ओवरी है, तो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ओविडक्ट है ना, ये इस जगह पर आपका क्या होगा बेटा, जो आपकी कैपेसिटेशन का जो काम है वो शुरू हो जाएगा, राइट। तो इस चीज को आपने याद रखना है कि जो पीरियड है वो कहाँ स्टार्ट होगा, ओविडक्ट पे। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास आकर इन दी विद इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, और वो रीजन कौन सा है, ओविडक्ट रीजन। आगे मैं बात करता हूँ, कहता है एम्पुला ऑफ ओविडक्ट नेसेसरी फॉर द इंटरेक्शन ऑफ स्पर्म। और कहता है आपके उस ओविडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, एम्पुला। मतलब जो आपकी वो ट्यूब है, ट्यूब है, इस ट्यूब में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एम्पुला। क्यों एम्पुला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो पार्ट है, जितना मैंने ये जो मैंने यहाँ पर जो मैंने ये ब्लॉक किया है ना, क्योंकि इस पार्ट में क्या होगा बेटा, आपके इसी पार्ट में ये जो पार्ट है, इसी पार्ट के अंदर ये जो आपकी ट्यूब का ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर आपकी क्या होगी बेटा, स्पर्म और ओवम की मीटिंग होगी। ये इंटरेक्शन पॉइंट है, इसी जगह पर होती है। समझ आ रही बात? एक मिनट रुको। उसकी क्लास ही नहीं लग रही। बेटा आवाज आ रही है, महिमा? यस सर, अब आ रही है। अच्छा अच्छा, चलो अभी हमने स्टार्ट ही किया, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास बेटा पहला स्टेप है। आशीष आवाज आ रही है बेटा? यस सर।
तो बेटा हमारे पास क्या है कि पहला हमारा स्टेप था इवेंट ऑफ कैपेसिटेशन। इस इवेंट ऑफ कैपेसिटेशन में हमारे लग रहे हैं 1 से लेकर 10 घंटे लग सकते हैं। मतलब हमने तैयारी करनी है, स्पर्म को तैयार कराना है कि वो उसके अंदर वो कैपेसिटी आ जाए कि वो आपके ओवम को फ्यूज कर पाए। तो वो कहता है ये होता क्या, पहली बात फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, और किस जगह पर होगा, रिप्रोडक्टिव, ये जो आपकी रिप्रोडक्टिव रीजन है इसके अंदर आपकी या स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर कहां पे होगा बेटा, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है उसके अंदर ये वाला जो पॉइंट है इस जगह पर आपकी क्या होगी बेटा, इस जो ट्यूब है आपकी ट्यूब के इस जगह पर क्या होगा, इसकी आप क्या करोगे, कैपेसिटेशन करोगे। मतलब यहाँ यहाँ पर वो खड़ा रहेगा, मतलब से आने में उसको, यहां से आने में तो उसको लगेंगे 5 मिनट, मतलब 5 मिनट के अंदर वो यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन आगे जाने का जो रास्ता है उसको 1 से 10 घंटे लग सकते हैं। यहाँ उसको कैपेसिटेशन करना पड़ेगा, जब तक वो कैपेसिटेट नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं जाएगा। और ये क्या होती है कैपेसिटेशन, इसको हम ढंग से समझते हैं। तो कहता है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एम्पुला, एम्पुला ऑफ द ओविडक्ट, क्यों, नेसेसरी फॉर द इंटरेक्शन ऑफ द स्पर्म। जो आपका स्पर्म है और जो आपका ओवम है वो आके यहाँ पर इंटरेक्ट होंगे, किस रीजन में, ये जो मैंने यहाँ पे जो मैंने ये जो एरिया आपको शो किया है ये ओविडक्ट का एम्पुला वाला पार्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पार्ट पर आकर यहाँ से आएगा ओवम और इधर से आ रहा होगा स्पर्म, वो दोनों आके मीट करेंगे। तो आपसे पूछता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है ओविडक्ट में, तो आंसर हमेशा आपका होगा एम्पुला। क्लियर है, कहाँ होगा बेटा, एम्पुला में। तो यहाँ हम इसको आगे डिस्कस करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कहता है कि उसके बाद क्या होने वाला है, फाइनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। तो एम्पुला अब वो उसी पॉइंट पे खड़ा है, अभी अभी कहाँ खड़ा है, वो ओविडक्ट के आगे वाले पार्ट पे खड़ा है, और उसको वहां पर क्या किया जा रहा है, उसका फाइनल मैचुरेशन किया जा रहा है, आखिरी बार उसको हम मैचुरेशन पॉइंट पर लेके जा रहे हैं। तो इस मैचुरेशन पॉइंट में क्या होगा, सबसे बड़ी पहली बात कि हम उसको पहले क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द स्पर्म हेड। बेटा एक चीज याद रखना, जो स्पर्म का हेड होता है उस हेड के ऊपर, उस हेड के ऊपर ये छोटे छोटे जो आप इसमें वो देख रहे हो, छोटे छोटे मोती लगे हैं, ऐसे छोटे छोटे इसमें वैक्यूल है, छोटे छोटे इसके ऊपर ग्रेनुअल चिपके हुए हैं। ये किसके होते हैं बेटा, कोलेस्ट्रॉल के। मतलब ये समझ लो कि ये उसके ऊपर एक तरीके की एक हाइडिंग मास्क लगा है जिसको हटाना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं हटाओगे तो ये ढूंढ नहीं सकता ओवम को, पड़ेगी, मतलब इसकी सफाई करनी पड़ेगी स्पर्म की। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द स्पर्म हेड, राइट, कहां से, थ्रू एल्ब्यूमिन एंड कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज। और ये कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन दी रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल। वो कहता है कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इस ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये जो आपको हरे हरे ये दाने दिख रहे हैं, इनको स्पर्म के हेड से भगाना पड़ेगा, है ना। जब इसको आप भगाओगे, भगाने के लिए आपके पास क्या है, ये जो लाल कलर का तारा बनाया ना मेरा, ये रेड कलर का जो स्टार है, इसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन, राइट। क्या बोलते हैं बेटा, एल्ब्यूमिन। और क्या होता है हमारे पास, कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज, हमारे पास होता है एल्ब्यूमिन। तो हम एल्ब्यूमिन और कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज की हेल्प से इस छोटे छोटे ये जो गोले हैं कोलेस्ट्रॉल के बने हुए, इनको जैसे आप इस तारे को इधर लाओगे ये सारे चिपक जाएंगे इसके साथ, है ना, सारे के सारे। और क्या करेंगे, और क्या होगा इस वाले स्टेप के अंदर कैपेसिटेशन में, इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयन, दैट इज इनफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम। अब क्या, और ये आप अगर आपसे क्वेश्चन को पूछता है कि जो कोलेस्ट्रॉल का आपने रिमूवल किया, जो एल्ब्यूमिन और आपको कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज मिला, ये कहां से मिला, तो आप बोलोगे कि जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है फीमेल की उसके अंदर ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, और ये दोनों एल्ब्यूमिन और कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज इस कोलेस्ट्रॉल को यहाँ से भगा देते हैं, राइट। और जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो परमिएबल हो जाती है अपने अंदर कैल्शियम आयन को लेने के लिए। बाहर के कैल्शियम आयन सारे अंदर चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इनफ्लक्स। तो कैल्शियम आयन जो है वो इनफ्लक्स, उनका जो इनफ्लक्स का मतलब होता है किसी चीज के अंदर जाना, प्रवाह, है ना, अंदर की तरफ जो प्रभाव बना हुआ है। तो कैल्शियम आयन आपके अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। और इनफ्लक्स ऑफ बाइकार्बोनेट, आप देख रहे हो ना मैंने यहाँ बनाए हुए Ca+2 और HCO3 नेगेटिव, ये सब अंदर की तरफ जा रहे हैं, और अंदर का जो पोटाशियम आयन है वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस चीज को याद रखना कि कैल्शियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन अंदर की तरफ जा रहे हैं, कैल्शियम आयन Ca+2 और बाइकार्बोनेट आयन HCO3 नेगेटिव कहाँ जा रहे हैं बेटा, अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो इस चीज को हमने बिल्कुल याद रखना है, इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयन, इंक्रीज द इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस कैपेसिटेशन पीरियड में आप क्या करोगे, कैल्शियम आयन की परमिबिलिटी को अलाउ करोगे, और बाहरी वाली रीजन से, मतलब जो ट्रैक जो आपकी ओविडक्ट है, उस ल्यूमन के अंदर, उस कैनाल के अंदर जो कैल्शियम आयन है वो धीरे धीरे
इस हेड के अंदर, स्पर्म के हेड के अंदर एंटर करना शुरू कर देंगे। और क्या होगा, इनफ्लक्स ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन के साथ साथ H2O3 नेगेटिव भी अंदर जाएंगे, और इसके जाने से क्या होगा, इंक्रीज दी पीएच, इंक्रीज दी स्पर्म। अब आपका जो हेड है, हेड वाले पार्ट के अंदर आप क्या कर रहे हो, बाइकार्बोनेट के आयन के आने से क्या हो जाएगा, उसके अंदर उसकी जो पीएच है वो बढ़ जाएगी। मतलब पीएच की जो वैल्यू है, पीएच जो है आपका अब हो जाएगा 7 से ज्यादा। और आपको पता है, जब पीएच 7 से ज्यादा हो जाए तो मतलब वो कैसा हो गई है, एल्केलाइजेशन हो गई, वहां पर क्या हुई है बेटा, एल्केलाइजेशन। और उसके बाद क्या होगा, जैसे पीएच बढ़ गई, स्पर्म का हेड एल्केलाइजेशन हो गया, अब उसके बाद क्या करेंगे, इंक्रीज द एक्सप्रेशन ऑफ फाइब्रोनेक्टिन। उसके बाद और क्या होगा, फाइब्रोनेक्टिन का एक्सप्रेशन होगा। ये कौन करेगा, स्पर्म करेगा। जब उसके अंदर का मीडियम कैसा हो गया, एल्केलाइन, क्या हो गया बेटा, एल्केलाइन। उसके बाद क्या होगा, के पॉजिटिव आयन इफ्लक्स। और साथ ही साथ जो अंदर, क्योंकि हमें जितने पॉजिटिव हमने अंदर लिए हैं उसके बराबरी के जो पॉजिटिव चार्ज है हमें वो बाहर भी देना पड़ेगा। तो वो हम किसके फॉर्म में देंगे बेटा, वो हम देंगे के पॉजिटिव की फॉर्म में। तो के पॉजिटिव ये पोटाशियम आयन है, उनका ई फ्लक्स होगा, मतलब पोटाशियम ट्रांसपोर्ट आउटसाइड। सारे के सारे पोटाशियम कहाँ जाएंगे, बाहर की तरफ। और कैल्शियम आयन कहाँ आएंगे, अंदर की तरफ। बाइकार्बोनेट कहाँ आएंगे, अंदर की तरफ। बेटा क्लियर हो गया, बेटा दोनों को पहला स्टेप क्लियर हो रहा है। यस सर। यस सर। ओके बेटा, ओके ओके। थोड़ा बेटा डाटा का भी ध्यान रखा करो, दिन में डाटा यहाँ वहां मत खर्च किया करो, है ना। सिर्फ अपनी क्लास के लिए मेंटेन रख, बचा के रखना, ताकि पूरी क्लास को वो हम कर सके। जैसे कभी कभी हमें 3 क्लास भी लेनी पड़ेगी, तो आपको डाटा उस हिसाब से यूज करना है। फालतू फेसबुक या बाकी चीजें नहीं चलानी, चलाई थोड़ी बहुत चलाया, लेकिन ज्यादा डाटा इसके लिए रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलो, तो हमारे पास क्या हुआ बेटा, मेन बात ये होगी कि हमने जो इवेंट हमारा कैपेसिटेशन का था, उसमें हमने क्या किया, उसके अंदर हमने पहले तो कोलेस्ट्रॉल को रिमूव किया, जो कहाँ बैठा था, स्पर्म के हेड पर। किसके थ्रू रिमूव किया, एल्ब्यूमिन और कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज की हेल्प से हमने उसे रिमूव किया। और ये दोनों ही कहाँ होते हैं, आपकी आरटी मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल के अंदर होते हैं। उसके बाद हमने कैल्शियम आयन की परमिबिलिटी को बढ़ा दिया, कैल्शियम आयन अंदर आने लग पड़े, पोटाशियम आयन अंदर आने लग पड़े। और ऐसा होने से क्या हुआ, बाइकार्बोन के अंदर आने लग पड़े, सॉरी पोटाशियम आयन बाहर की तरफ जा रहे हैं, कैल्शियम आयन अंदर की तरफ आ रहे हैं, बाइकार्बोनेट अंदर की तरफ आ रहे हैं। और इससे क्या हुआ, पीएच जो है वो बढ़ने लग पड़ी, अंदर का मीडियम एल्केलाइन हो गया। और साथ ही साथ आपका क्या हो गया, इंक्रीज द एक्सप्रेशन ऑफ, आपका जो स्पर्म हेड है ये क्या बनने लग पड़ा, फाइब्रोनेक्टिन। किसका एक्सप्रेशन करने लग पड़ा बेटा, फाइब्रोनेक्टिन का। और पोटाशियम आयन बाहर की तरफ आने लग पड़े। इतनी बात समझ आ गई बेटा दोनों को, इतनी बात समझ आ गई। यस सर। ओके ओके। यस सर। अब क्या होगा, और क्या होगा इसके साथ साथ, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल मोर नेगेटिव। अब क्या होगा, जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया। मतलब क्या होगी, दैट इज हाइपर पोलराइजेशन। क्या हुआ बेटा, हाइपर पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होती है, जैसे मेरे पास एक ये मेरे पास ये है मेरी मेम्ब्रेन, है ना। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको हाइपर पोलराइजेशन का मतलब बताता हूँ। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि बाहर हो बेटा पॉजिटिव और अंदर हो नेगेटिव, ये होता है आपका हाइपर पोलराइजेशन। और हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है, जब बाहर बहुत ज्यादा पॉजिटिव बढ़ जाए। एक तो होता है बैलेंस, जितने पॉजिटिव बाहर है उतने नेगेटिव अंदर हो, वो तो होता है पोलराइजेशन। लेकिन बाहर पॉजिटिव का नंबर ज्यादा हो और अंदर नेगेटिव उतने ना हो, तो इसको क्या बोलोगे बेटा, हाइपर पोलराइजेशन। मतलब बाहर यहाँ पॉजिटिव ज्यादा हो गया और अंदर क्या ज्यादा हो गया बेटा, नेगेटिव। अंदर क्या ज्यादा हो गया बेटा, नेगेटिव। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हो, हाइपर पोलराइजेशन। क्या बोलते हो, हाइपर पोलराइजेशन। बेटा समझ आ गई, बेटा बातें समझ आई। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बात सीखी कि आपका ये जो कैपेसिटी हो, इसीलिए 1 से 10 घंटे लग रहे हैं। 1 घंटे से लेके 10 घंटे तक लग सकते हैं, क्योंकि इतने सारे स्टेप हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपके पास, उसने कहा कि जो मेमोरी पोटेंशियल है वो क्या है, बहुत ज्यादा आपका नेगेटिव हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन हो गई है। तो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव में चला गया है। और आपको पता है, अगर आपने काम करवाना है तो +20 होना चाहिए, है ना।
तो यहाँ पर आपके पास जो आपका हाइपर पोलराइजेशन की वजह से मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल कितना हो गया, नेगेटिव चला गया। उसके अलावा और क्या हो सकता है, सम प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट रिमूवल बिकॉज इट ब्लॉक सम स्पर्म बाइंडिंग एक्टिविटी। तो इसके अलावा हम प्रोटीन्स को, हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें स्पर्म की बाइंडिंग को रोकती है, स्पर्म बाइंडिंग एक्टिविटी को रोकती है, इनहिबिट करती है, इसलिए हम कुछ प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, राइट। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं यहाँ पर क्या क्या जो आपने पीछे अभी स्टेप वाइज इवेंट ऑफ कैपेसिटेशन के अंदर जो अलग अलग स्टेप पढ़े हैं उनको हम अब डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। तो बेटा हुआ क्या था, ये है आपके स्पर्म की क्या मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये स्पर्म की क्या है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप समझ रही बात, ये लिखा हुआ है स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब क्या हो रहा है, ये जो पीला पीला, ये जो आपको येलो कलर का जो आपको पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर क्या बैठा हुआ है, कैलेस्ट्रॉल। क्या बैठा है बेटा, कैलेस्ट्रॉल, राइट। अब इस कैलेस्ट्रॉल को हमें यहाँ से भगाना है। अभी मैंने बताया ना कि जो स्पर्म का हेड होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो जो स्पर्म का हेड होता है, उस हेड के बाहर की तरफ हमें क्या मिलता है, कैलेस्ट्रॉल। ये कैलेस्ट्रॉल बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपका क्या बैठा हुआ है, कैलेस्ट्रॉल। उस कैलेस्ट्रॉल को बाहर कौन फेंकेगा, जब आप क्या यूज करोगे, आपके पास क्या होना चाहिए, एल्ब्यूमिन एंड क्या होना चाहिए आपके पास, एक एंजाइम एल्ब्यूमिन एंड कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज। ये जो बना हुआ है, ये जो आपको दिख रही है ना कैंची सी, एल्ब्यूमिन एंड कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज। ये क्या करेगा, इस जो आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आपका कोलेस्ट्रॉल फंसा पड़ा है, मतलब ये बनाया गया है, इसको ये खा जाएगा। कौन खा जाएगा, एल्ब्यूमिन एंड कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज। और जब ये हट जाएगा तो आपका जो स्पर्म है, ये मतलब वही समझ लो कि तुमने एक चश्मा डाला हुआ और चश्मे के ऊपर भाप जमी हुई है, या चश्मे के ऊपर गंदगी लगी है और आपको दिख नहीं रहा। तो अगर आपको देखना साफ है तो आपको जो चश्मे है वो आपको साफ करना पड़ेगा कपड़े से। तो वही यहाँ पर वही कर रहे हैं कि स्पर्म को अभी दिखाई नहीं दे रहा, तो स्पर्म के अंदर जो जो दिखाई नहीं दे रहा, वो किसकी वजह से नहीं दिख रहा, उसको कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल को हम यहाँ से निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एल्ब्यूमिन एंड कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज की हेल्प से। समझ आ गई बात। इसके अलावा बाइकार्बोनेट आयन जो बाहर है वो अंदर की तरफ भरते जाएंगे। कहाँ भरते जाएंगे, स्पर्म के हेड में। बाहर जो कैल्शियम आयन है वो भी अंदर आते जाएंगे। अंदर जो के पॉजिटिव वो बाहर चले जाएंगे, ठीक। तो बाहर कहाँ जा रहे हैं, जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसके अंदर बाहर कहाँ जा रहे बेटा, जो फीमेल की आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, राइट। अब बेटा क्या हुआ, जैसे ही बाइकार्बोनेट अंदर आए, जैसे ही कैल्शियम आयन अंदर आए, इनके अंदर आने से अंदर एक आपके पास क्या है बेटा, एक आपके पास एंजाइम है जिसका नाम है सैक गामा। क्या नाम है बेटा, SAC, सैक गामा, या सैक ही बोल सकते हो उसको, सैक गामा। ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब आपके पास ये एंजाइम सैक गामा एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये ATP को बदल देगा साइक्लिक AMP में। ये ATP को बदल देगा साइक्लिक AMP में, राइट। और ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से क्या होगा बेटा, ये जो साइक्लिक AMP है ये आगे एक्टिवेट कर देगी PK को, यानी कि प्रोटीन काइनेज A को। ये जो साइक्लिक AMP ये आगे एक्टिवेट कर देगी किसको, PK को, प्रोटीन काइनेज A को। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, ये प्रोटीन काइनेज ए है, उसके आगे क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन काइनेज। ये आपका प्रोटीन काइनेज ए आगे एक्टिवेट करेगा टीके को, यानी टीके की क्या करेगा बेटा, वो फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ द टायरोसिन काइनेज, वहां भी टीके था, वहां भी टीके एक्टिवेट हो रहा था, यहाँ भी टीके एक्टिवेट हो रहा है। पर कैसे हो रहा है, जब आपके बाइकार्बोनेट और कैल्शियम आयन अंदर आए, उनके अंदर आने से आपका जो सैक गामा एक्टिवेट हुआ। सैक गामा एक्टिवेट होते ही क्या करे, AMP। और इस साइक्लिक AMP से आपकी जो प्रोटीन काइनेज ए है वो एक्टिवेट होके क्या करेगी, फॉस्फोराइलेशन करेगी किसकी, टीके की, यानी कि टायरोसिन काइनेज की। और ऐसा जब हो जाएगा, जब आपका फॉस्फोराइलेटेड टायरोकाइनेज आगे क्या करेगा, वो स्पर्म प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन करेगा। क्या करेगा बेटा, स्पर्म प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन। और जब भी किसी भी कंपाउंड की फॉस्फोराइलेशन होती है, मतलब वो चीज जाग जाती है, मतलब उसमें एनर्जी आ जाती है।
तो इस टीके ने क्या किया, आपका स्पर्म फॉस्फोराइलेशन करती है स्पर्म प्रोटीन की, और ये चीज क्या कहलाती है बेटा, स्पर्म प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, कैपेसिटेशन। क्या बोलते हैं बेटा, कैपेसिटेशन, राइट। और आपकी जो कैल्शियम, बढ़ी हुई जो कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन है न्यूक्लियस स्पर्म के हेड में, उससे और क्या होगा, इंक्रीज दी डाइनिन एक्टिविटी। और क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज द डाइनिन एक्टिविटी। और इससे क्या होगा, हाइपर एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म, स्ट्रॉन्ग विप्लैश मूवमेंट। तो इंक्रीज द डाइनिन, अब हमारे पास जो स्पर्म का जो टेल होती है वो होती है डाइनिन मॉलिकुलर मोटर। क्या होती है वो, डाइनिन मॉलिकुलर मोटर। तो ये जो कैल्शियम आयन है उस मोटर को स्टार्ट कर देंगे बहुत तेजी से, तो आप क्या हो जाएगा, स्पर्म हाइपर एक्टिवेट हो जाएगा। और अब जो उसकी टेल है वो एक चाबुक की तरह, एक जैसे हमारे पास चाबुक होता है ना विप, उसकी तरह बहुत तेजी से फटफड़ाएगा। मतलब अब उसके अंदर बहुत तेज वाली एक्टिविटी आ गई है, राइट। तो ये चीज हमने समझी। तो उसमें उसने क्या बोला, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर जैसे मैंने बॉक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद पोटाशियम आयन बाहर की तरफ जाएंगे, मतलब यहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन लो होती जा रही है, ये साइन होता है लो होने का। तो रिमूवल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, जब रिमूवल करोगे आप कोलेस्ट्रॉल का तो वो भी डाउन हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो, पोटाशियम आयन का इफ्लक्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, उसको बाहर भेज रहे हो। तो अंदर जो है वो ई के पॉजिटिव का जो परसेंटेज है वो डाउन हो जाएगी। उसके बाद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रिमूव, इसके अलावा हम कुछ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की भी अमाउंट को यहाँ से रिमूव करेंगे। इतनी बात समझ आ गई यस सर। बेटा, क्लियर हो गया Yes, sir. क्लियर आ गया बेटा, ओके ओके। Yes, sir. अब हमने इतनी बात, और इसके अलावा क्या क्या हो रहा है बेटा, इसके अलावा हमने देखा कि कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन अंदर की तरफ बढ़ रही है, बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन अंदर की तरफ बढ़ रही है, फाइब्रोनेक्टिन का एक्सप्रेशन हो रहा है, और पीएच हमारी इंक्रीज हो रही है। फाइब्रोनेक्टिन क्या करती है वो आगे में पता चलेगा कब हुआ है, जब हम क्या कर रहे थे, कैपेसिटेशन का पीरियड कर रहे थे। और अब ये क्या, जो आपका स्पर्म है वो क्या सीक्रेट कर रहा है बेटा, फाइब्रोनेक्टिन। क्या सीक्रेट कर रहा है बेटा, फाइब्रोनेक्टिन। और साथ ही साथ आपकी पीएच बढ़ गई है, मतलब जो आपके स्पर्म का जो हेड है उसके अंदर जो है वो क्या बोलते हैं, आपकी एल्केलाइन मीडियम हो गया। कैसा मीडियम हो गया बेटा, एल्केलाइन। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट हमारा बेटा, बेटा सभी सभी दोनों जनों को कैपेसिटेशन वाला पीरियड समझ में आ गया बेटा। कैपेसिटेशन क्या होता है समझ आया है अच्छे से। Yes, sir. सर उसको आप दोबारा से आप पहले रफ कॉपी पे दोबारा से उसको पूरा ढंग से देखना कि भाई क्या क्या स्टेप आ रहे हैं। मतलब कैपेसिटेशन को भी हमने फर्दर अलग 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 उसमें सिचुएशंस हो रही है ना। हमने बात की कि भाई पहले आप उसको कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करोगे, फिर कैल्शियम आयन के लिए परमिलिटी बढ़ जाएगी, कैल्शियम अंदर आने पर लग पड़ेंगे, बाइकार्बोनेट अंदर आने लग पड़ेंगे, फिर पीएच अंदर की बढ़ती जाएगी, अंदर एल्कलाइन मीडियम हो जाएगा, फिर फाइब्रोनेक्टिन का एक्सप्रेशन होगा, फिर पोटाशियम आयन बाहर की तरफ चले जाएंगे, है ना। उससे आपके जो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। सेल आपकी हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। उसके बाद कुछ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उनका भी हम रिमूवल करेंगे। तो हमने सारा कुछ कर लिया। अब हम बात करते हैं बेटा, हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है वो उसको कहते हैं आप कीमो अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा उसको, कीमो अट्रैक्शन। जो कीमो अट्रैक्शन है उसमें क्या हो रहा है बेटा, कीमो अट्रैक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं, अगर मैं कीमो अट्रैक्शन के अंदर बात कर रहा हूँ, कीमो अट्रैक्शन के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये कैसा है, नो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। कीमो अट्रैक्शन जो है वो किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए, वो उसमें क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पर कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल आपका सिक्रीट नहीं होगा। जैसे हम वहां देख रहे थे केमिकल सिक्रीट कर रही थी आपकी कौन, जब हम सी अर्चिन वाला देख रहे थे तो वहां पर आपकी जो जेली कोट थी वो स्पारेक्ट सिक्रीट कर रही थी। क्या बेटा, क्या सिक्रीट कर रही थी बेटा, वो स्पारेक्ट। याद आ रहा है आपको, हमने हमने क्या सिक्रीट करवाया था बेटा, स्पारेक्ट या रीसेक्ट, दो मतलब एक ही नाम है, स्पारेक्ट और रीसेक्ट। वो सिक्रीट कर रही थी जेली कोट। लेकिन यहाँ ऐसा कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, कीमोट्रैक्शन तो होगा लेकिन अलग तरीके से। एक होगा थर्मोटैक्सिक तरीके से, एक होगा कीमोटैक्सिक तरीके से। जो थर्मोटैक्सिक तरीका उसमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस को स्पर्म क्या करेंगे, सेंस करेंगे। स्पर्म सेंस हीट। स्पर्म में ये स्पर्म का ये नेचर होता है, ये गर्मी को महसूस करता है, और जहां से गर्मी इवॉल्व हो रही है उस तरफ को ये खिंचा खिंचा चला जाएगा।
तो ये इसको बोलते हैं हम थर्मोटैक्सिक। क्या बोलते हैं बेटा? थर्मोटैक्सिक्स। तो ये जो थर्मोटैक्सिक जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होगा, थर्मोटैक्सिक प्रोसेस के अंदर जो हीट है वो स्पर्म को सेंस करवाई और उसको अट्रैक्ट करवाई इस तरफ को, टुवर्ड द हीट। दूसरा होगा कीमोटैक्सिक, इसे हम बोलते हैं क्यूमुलस। अब ये जो कीमोटैक्सिक है, ये जो कीमोट्रैक्शन ये किसके थ्रू हो रही है? क्यूमुलस के थ्रू। क्यूमुलस यानी कि जो आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर कोट है। थर्मोटैक्सिक जो है बेटा वो हीट, थर्मोटैक्सिक का मतलब हीट का बनना, और जो हीट आपकी प्रोड्यूस हुई है वो अट्रैक्ट करेगी स्पर्म को। क्यों? स्पर्म के पास ऐसा नेचर है कि वो हीट के लिए अट्रैक्ट होता है। दूसरा है कीमोटैक्सिस, वो सिक्रीट कर रही है क्यूमुलस। जो कीमोटैक्सिक यानी हीट कर रही है वो कर रही है आपकी क्यूमुलस यानी एक्स्ट्रा सेलुलर कोट, जहां उसको हम जेली कोट बोल रहे थे पहले, अब इसका नाम पड़ गया एक्स्ट्रा सेलुलर कोट। और जो क्यूमुलस क्या कर रही है? सिक्रीट कर रही है एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, और वास्तव में ये प्रोजेस्टेरोन ही है जिससे ये हीट बनी है। क्लियर हो गया बात? तो थर्मोटैक्सिस का मतलब हीट का बनना और उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, क्योंकि वो नेचर होता है स्पर्म का। और जो कीमोटैक्सिक है उसमें क्या होता है? कीमोटैक्सिक में जो क्यूमुलस है वो सिक्रीट कर रही है प्रोजेस्टेरोन, और उस प्रोजेस्टेरोन से ही हम क्या बना रहे हैं बेटा? हीट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा? हीट आपकी प्रोड्यूस हो रही है। बेटा क्लियर हुआ? ये 2 पॉइंट क्लियर हुए? यस सर। Yes, sir. ओके बेटा, आगे देखते हैं। आगे हम बात को कंटिन्यू करते हैं। आगे मैं बात को कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ गया। आगे मेरा थर्ड स्टेप आ गया बेटा, बाइंडिंग ऑफ द स्पर्म टू द एक्स्ट्रा सेलुलर कोट। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ बेटा बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू एक्स्ट्रा सेलुलर कोट। बेटा 1 मिनट होल्ड करना, मैं पानी पी लेता हूँ। 1 मिनट होल्ड करना। चलिए बेटा शुरू करते हैं। हमारा थर्ड बेटा स्टेप आ गया जिसको हम बोलते हैं बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू द एक्स्ट्रा सेलुलर कोट। और एक्स्ट्रा सेलुलर कोट का नाम क्या है? क्यूमुलस। क्या नाम है बेटा? क्यूमुलस। तो इसमें इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? ये हमारा तीसरा स्टेप आ गया। इसमें हमारे पास अब हमने क्या करना है? स्पर्म की बाइंडिंग करनी है किसके साथ? अपने क्यूमुलस के साथ, यानी और पहले क्यूमुलस ने उसको बुलाया, मतलब अट्रैक्ट किया, मतलब पहले तो उसने हीट प्रोड्यूस की जिसको बोल रहे हो हम थर्मोटैक्सिक। और कैसे प्रोड्यूस करी? एक केमिकल को सीड करके जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन का जो सिक्रीशन है उसने वो किसने किया? क्यूमुलस ने। क्यूमुलस ने क्या किया? प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट किया, और प्रोजेस्टेरोन ने हीट बनाई, और हीट को कौन अट्रैक्ट और कौन होता है हीट की तरफ? स्पर्म। तो अब स्पर्म आ गया है, कहां पहुंच गया? वो क्यूमुलस के पास आ गया है। मतलब क्यूमुलस ने यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर कोट ने स्पर्म को बुला तो लिया। अब आगे क्या होगा? अब कैसे स्पर्म आपका बाइंड करेगा आपके क्यूमुलस के साथ? कहता एक्टिवेशन ऑफ द एक्रोसोमल रिएक्शन। जैसे ही स्पर्म आ जाएगा किसके? क्यूमुलस क्यूमुलस के पास, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर कोट के पास आ जाएगा। अब एक्रोसोमल रिएक्शन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। कहां पर? विद इन द क्यूमुलस। कहां हो जाएगी? विद इन द क्यूमुलस। इसमें क्या क्या होगा? बोलता है इस जो एक्रोसोमल रिएक्शन है उसको समझाने के लिए हमारे पास दो क्या है? मॉडल दिए गए। पहला मॉडल क्या है बेटा? पहला जो मॉडल है वो है सेल टू ओल्ड, क्या सॉरी अकॉर्डिंग टू ओल्ड मॉडल। दो मॉडल दिए गए, एक पुराना मॉडल है और एक नया मॉडल है। जो पुराना मॉडल है वो क्या कहता है कि कैपिस्टेटेड माउस स्पर्म बाइंड टू दी ZP3 और जोना पेलुसिडा, देन एक्टिवेशन ऑफ द एक्रोसोमल डायरेक्शन ऑन जोला पेलुसिडा। तो कहता है कि यहां पर क्या होता है कि जो कैपेस जो पुराना वाला मॉडल है वो ये कहता था कि जो स्पर्म कैसा है? कैपिस्टेट, मतलब उसके अंदर आपने कैपेसिटी 1 से 10 घंटे लगा के आपने उसको तैयार किया। ऐसा कैपिस्टेटेड माउस का स्पर्म वो किससे बाइंड करता है? ZP3। किससे बाइंड करता है? ZP3 रिसेप्टर के साथ करता है, और ये रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं? जोना पेलुसिडा पर, राइट। और उसके बाद आपकी एक्रोसोमल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होती है, और कहां स्टार्ट होती है? जोना पेलुसिडा पर। कहां स्टार्ट होती है? जोना पेलुसिडा पर।
पर जब नई खोज हुई और ज्यादा डिस्कवरी हुई तो ये पता लगा कि जो पहले बात बोली गई कि भाई जो ओल्ड आपका अकॉर्डिंग टू ओल्ड मॉडल था वो तो ये कह रहा था कि भाई जो आपका स्पर्म है वो बाइंड करता है जोना पेलिसिडा 3 के साथ और तब एक्रोसोमल उसके बाद रिएक्शन आपकी चालू होती है। लेकिन नए मॉडल के अनुसार जो एक्रोसोमल रिएक्शन है वो कहाँ हो रही है? विद इन द क्यूमुलस। कहाँ हो रही है बेटा? क्यूमुलस। तो कहता है जो नया मॉडल है वो क्या बोल रहा है? नया मॉडल बोल रहा है कि when enter into the cumulus then acrosomal reaction occur within the cumulus prior to zona pellucida binding। कहता स्पर्म का जोना पेलुसिडा के साथ बाइंड करने से पहले ही जब वो क्यूमुलस के पास पहुंचता है और उसको क्रॉस करने लगता है तब आपका एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। कहने का मतलब क्या है? मेरे पास दो लेयर है, स्पर्म आया, स्पर्म जैसे ही टच किया किसके साथ? पहली वाली लेयर। पहली लेयर को हम क्या नाम दे रहे हैं? पहली लेयर का हमारे पास है क्यूमुलस, ये क्यूमुलस है। और दूसरी कौन सी है? जोना पेलिसिडा। तो जो हमारा नया वाला जो मेथड है अकॉर्डिंग टू न्यू मॉडल वो ये कहता है कि जैसे स्पर्म अटैच करता है क्यूमुलस के साथ तो आपका एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। बट पुराना मॉडल कहता है कि आपका स्पर्म जब जोना पेलिसिडा के पास पहुंचता है तब जाके आपकी जो एक्रोसोमल रिएक्शन है वो चालू होती है ना? इतना उसने बोला है। समझ आया बेटा? समझ आ गया? Yes, sir. यस सर। ओके ओके। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोलता है बेटा कि जो एक्शन है वो कहाँ हो रही है बेटा? स्टार्ट कब होती है? विद इन दी क्यूमुलस, है ना? ये मेरा नया वाला मॉडल है। जो नई रिसर्च है वो कहती है कि आपका जो एक्रोसोमल रिएक्शन है वो स्टार्ट कहाँ होनी है? आपके जोना पेलुसिडा की बाइंडिंग पर, राइट? सॉरी, कहाँ होनी है बेटा? क्यूमुलस पर होनी है प्रायर टू जोना पेलुसिडा बाइंडिंग। बोले कहता जोना पेलुसिडा की बाइंडिंग होने से पहले पहले ही क्यूमुलस पे से जैसे ही टच करेगा आपका स्पर्म और वो एक्रोसोमल रिएक्शन को स्टार्ट कर देगा। अब हम देखते हैं कि कैसे बाइंडिंग करता है स्पर्म जोना पेलुसिडा के साथ। यहाँ तो होगी एक्रोसोमल रिएक्शन तो होगी। अब अगली लेयर कौन सी आने वाली है? जोना पेलुसिडा। तो अब हम अगले स्टेप में देख रहे हैं बाइंडिंग ऑफ द जोना पेलुसिडा, राइट? तो इसमें ये पहले क्या करेगा बेटा? चौथा जो स्टेप आ गया उसको आप बोलते हो स्पीशीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन। क्या बोलते हो? स्पीशीज स्पेसिफिक। अब इसमें क्या होगा बेटा? ये हमारा अगला स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखना। कहता है जो स्पीशीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन है यहाँ पर हम पहले स्पर्म को रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? का ZP2 है, जो आपका ZP2 जो है, जो रिसेप्टर है ZP2 प्रोटीन रिसेप्टर इन जोना पेलिसुडा। तो जोना पेलिसुडा के ऊपर क्या होते हैं? ZP2 प्रोटीन के रिसेप्टर बने होते हैं। कहता है अगर आप माउस की बात कर रहे हो, अगर माउस की बात कर रहे हो तो 3 प्रकार की प्रोटीन यहाँ होती है, राइट? 3 प्रकार के हमारे पास जोना पेलिसुडा प्रोटीन्स होती है। एक जोना पेलिसुडा 1, जोना पेलिसुडा 2, जोना पेलिसुडा 3। बेटा ये चीज याद रखनी पड़ेगी, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। कहता माउस के अंदर 3 टाइप की जोना पेलिसुडा प्रोटीन मिलती है जो ये रिसेप्टर बनाने में हेल्प करेंगी, राइट? और रिसेप्टर कहाँ होगा? आपके जोना पेलिसुडा के ऊपर, ये जो रिसेप्टर बने हैं। और उसके बाहर क्या है? उसके और आउटर एरिया में क्या है बेटा? उसके आउटर एरिया में हमें क्या मिल रहा है बेटा? अंदर क्या है? जोना पेलिसुडा, बाहर क्या है? क्यूमुलस। तो क्यूमुलस को तो क्रॉस कर गया और एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट कर ली थी उसने क्यूमुलस के ऊपर ही, है ना? क्यूमुलस के अंदर ही। अब आगे क्या आ रहा है बेटा? आगे कौन सी लेयर आ रही है? विटिलाइन मेम्ब्रेन। और ये विटिलाइन जो मेम्ब्रेन है उसके बाद आएगा प्लाज्मा, एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, ये 3 लेयर है हमारे पास बेसिकली। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है? उसने कहा कि जैसे ही आपके पास, अगर आप माउस का केस ले रहे हो तो 3 टाइप की जोना पेलिसुडा प्रोटीन्स होती है। और ये जो जोना पेलिसुडा प्रोटीन है ये हेल्प करती है रिसेप्टर की फॉर्मेशन में। कहाँ पर? किसके ऊपर? जोना पेलिसुडा के ऊपर। और ये कहता है अगर माउस है तो 3 टाइप की पहले आपके पास है ZP1, ZP2, ZP3। लेकिन अगर ह्यूमन का केस है तो 4 टाइप की आपके पास ZP2 4 ZP प्रोटीन है, ZP1, ZP2, ZP3 और ZP4। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है बेटा? समझ आ गया? Yes, sir. यस सर। ओके ओके। उसके बाद बेटा क्या बात बोली गई? उसके बाद बोली गई है एक एक्सपेरिमेंट किया गया। और वो एक्सपेरिमेंट किसने किया बेटा? बेबेकोर और उसके जो साथीगण थे, कुलीग,
बेबिकोर और उसके कुलीगों ने मिलके एक एक्सपेरिमेंट किया, राइट। और ये जो एक्सपेरिमेंट किया, बेबिकोर और कुलीग ने मिलके जो एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट क्या किया उसने, उसको हम देख लेते हैं। उसने क्या किया, ट्रांसजेनिक माउस, एक ट्रांसजेनिक माउस लिया। कैसा बेटा, ट्रांसजेनिक माउस लिया, और oocyte वर कंस्ट्रक्टेड, और उसके अंदर बेटा oocyte को उसने डेवलप किया, राइट। तो वो क्या कर रहा है बेटा, हमारा उसने क्या किया है, मेन फंक्शन क्या किया बेटा, बेबिकोर और उसके जो कुलीग थे उन्होंने क्या किया, एक ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक मतलब जिसके पास मेल फीमेल दोनों वैसा हो, मतलब वो अब बता दोनों कैरेक्टर उसको, तो उसने ट्रांसजेनिक एक माउस लिया और उसके अंदर oocyte को कंस्ट्रक्ट किया, oocyte को बनाया। तो जो oocyte था वो क्या कर रहा था, नॉर्मली एक्सप्रेस माउस जोना प्रोटीन। उसने कौन सी प्रोटीन बनाई बेटा, ZP1 ZP2 ZP3, क्योंकि माउस के अंदर कितनी होती है, 3 ही बनती है। एंड वन ऑफ द 4 ह्यूमन जोना प्रोटीन्स। वो कहता है उसने क्या किया कि जो आपका oocyte था वो कौन सी इनको सीक्रेट कर रहा था बेटा, नॉर्मली एक्सप्रेस माउस जोना प्रोटीन ZP1 ZP2 और ZP3, राइट। तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई हमारे पास जो प्रोटीन है ये इस तरीके से सिक्रीट हो रही है। तो अब एक्सपेरिमेंट क्या हुआ उसको हम डायग्राम में देखते हैं। अब उसने बेटा क्या किया, अब हमारे पास उसने बोला कि एक्सप्रेसिंग ऑन द सरफेस प्रोटीन। अब जैसे ही oocyte बनेगा तो वो जो माउस का जो ओवम होगा वो अपने जोना पेलुसिडा, सॉरी जो आपकी क्यूमुलस है उसके ऊपर क्या कर देगा बेटा, उसके ऊपर वो बनाएगा ये रिसेप्टर। क्या बनाएगा बेटा, रिसेप्टर। और ये जो आपके रिसेप्टर है ये फिर पर्टिकुलर जो जिनसे इनका रिश्ता है, जिनके साथ ये कंपेटिबल है, उसी प्रोटीन को अपने साथ कांटेक्ट में लाएगा। इतनी बात समझ आ गई है ना, इतनी बात हमें समझ आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही बेटा ये स्पर्म है और ये जो क्यूबुलस है वो ZP1 बना रही है। और आपको पता है कि जो माउस का स्पर्म होता है वो किसको रिकॉग्नाइज करता है, ZP2 को। किसको रिकॉग्नाइज करता है बेटा, याद है आपको, पीछे भी हमने देखो, पीछे मैं दिखाता हूँ आपको। अभी हमने बात की कि हमारे पास जो है ये देखो ये क्या लिखा हुआ है इसको बेटा, अगर आपको ये दिख नहीं रहा होगा ना तो इसको लिख लेना, ये क्या है ZP2, क्या है ये ZP2, ये 2 है बेटा, 3 नहीं है। ZP, इसको 2 कर लेना, ये है ZP2। क्लियर हो रही बात, मतलब जो आपके पास माउस के अंदर 3 प्रकार के क्या है, 3 ZP प्रोटीन्स है। तीनों क्या करती है बेटा, उसके रिसेप्टर को बनाने में हेल्प करती है। लेकिन जो ZP2 प्रोटीन से बनता है, जो ZP2 प्रोटीन से जो आपका रिसेप्टर बनता है उसको ही आपके माउस का स्पर्म रिकॉग्नाइज करेगा तीनों में से, राइट। समझ आ गई। तो अब यहाँ क्या हुआ बेटा, यहाँ हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो आपके पास क्या आया बेटा कि ये एक आपका ओवम है जो सिक्रीट जो जिसके ऊपर जो रिसेप्टर है वो है ZP1 टाइप के, ZP1 प्रोटीन के। दूसरा आपके पास ओवम है उसके ऊपर है ZP3 टाइप का क्या प्रोटीन। एक आपके पास जिसके पास क्या है ZP4 टाइप की, है ना। और एक आपके पास, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है, आपके पास ओवम है और ओवम के ऊपर आपने क्या क्या मतलब हमने खुद से क्या कह प्रोटीन डाल दी, ZP1 ZP3 ZP4 और ZP2। तो आपको पता है कि जो आपके स्पर्म है वो किसको पहचानते हैं, ZP2 को। किसको रिकॉग्नाइज करते हैं बेटा, तो सारे के सारे देखो स्पर्म है ना, वो सारे के सारे आके इस वाले से चिपक गए, क्योंकि ये कौन सा है ZP2, ये ZP2 प्रोटीन है। मतलब यहाँ पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है वो ZP2 के बने हुए थे, तो सारे के सारे स्पर्म यहाँ आ गए। तो एडिशन ऑफ द कैपेसिटेटेड स्पर्म, और जैसे हमने इस, और आप वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस टाइप का स्पर्म है, आपका आंसर होगा कैपेसिटेटेड स्पर्म, कैसा, जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है। तो यहाँ पर जो ये जो स्पर्म आपको दिख रहे हैं ये कैसे कैपेसिटेटेड, कैसे बेटा कैपेसिटेटेड। तो ये जो आपके पास ओवम आया बेटा उसमें जो स्पर्म उसके पास आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, जो कैपेसिटेटेड है। और ये कौन सी जो आपकी जो क्यूमुलस है वो एक्चुअल में कौन सी, सॉरी जो जोना पेलिसुड है वो कौन से रिसेप्टर बना रहा है, ZP2 टाइप वाले, ZP2 टाइप। बेटा ये क्लियर हो गया सभी को। Yes, sir. यस सर।
समझ में ही आ रहा है कि यस सर ही करते हो? पता भी लगता है ना कि नहीं लग रहा है? समझ आ रहा है ना बात? हाँ सर आ रहा है। ओके ओके। तो यहाँ हमने बात किया, पहले हमने मेंशन कर दिया कि जो स्पर्म है वो हमेशा ZP2 प्रोटीन से अटैच होता है। बाकी ZP4, ZP3 और ZP1 वो अलग अलग कामों के लिए, वो अट्रैक्शन के लिए नहीं है। तो मतलब अब मतलब अट्रैक्शन इन सेंस कि जहां इंट्रैक्शन होनी है उसमें हमेशा ZP2 प्रोटीन के जो रिसेप्टर बने होते हैं वही बाइंड करते हैं आपके स्पर्म के हेड के साथ। राइट, इतनी बात हमने क्लियर कर ली, आगे चलते हैं। अब अगला जो स्टेप होने वाला है, जो हमारा छठा, सॉरी कितने हो गए थे हमारे? 4 हो गए थे, 5वां। अब हमारा जो 5th वाला जो स्टेप है, अगला जो स्टेप आया, उस स्टेप में हम क्या देखेंगे बेटा? अगला जो स्टेप आ गया उसको बोलते हैं फ्यूजन ऑफ स्पर्म। क्या बोलते हैं बेटा? फ्यूजन ऑफ स्पर्म। क्योंकि अब आपका वो जो स्पर्म है वो कहाँ पहुंच गया? जोना पेलोसिडा के पास। तो जोना पेलोसिडा को अब वो क्या करेगा? फ्यूज करेगा उसके साथ। तो फ्यूजन ऑफ द स्पर्म सेल मेम्ब्रेन टू द एग सेल मेम्ब्रेन, है ना? अब आपका जो जोना पेलोसिडा के साथ वो क्या कर रहा है बेटा? वो फ्यूज करेगा। अब बड़ी तगड़ी चीज होने वाली है बेटा। अब देखो और ज्यादा टिपिकल होता जाएगा, और अगर आपको इंडिया आ रहा होगा तो और आपको और अच्छा लगेगा। तो अब क्या हो रहा है कि हमारा जो स्पर्म है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो एग की सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या करेगी बेटा? फ्यूजन होगा। यहाँ पे फ्यूजन अकर, क्या होगा? फ्यूजन होने वाला है। क्या होगा इसमें? कहता जो हमारा स्पर्म है, ऑन स्पर्म, स्पर्म के ऊपर हमें एक प्रोटीन मिलेगी। उस प्रोटीन का नाम है इज्मू प्रोटीन। क्या नाम है उसका? नाम इज्मू प्रोटीन। समझ आ रहा है बेटा क्या नाम है उसका? इज्मू प्रोटीन। और ये इज्मू प्रोटीन है क्या? एक्चुअल में एक इम्यूनोग्लोबिन है, इम्यूनोग्लोबिन की तरह लाइक प्रोटीन। ये क्या है? जो आपकी इज्यूमो है वो क्या है? एक आपकी इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन है। क्या है बेटा? इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन है। समझ की बात? अब इसमें क्या होगा बेटा? एट द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द फ्यूजन अकर, ये चीज को याद रखना। जो एग का इक्वेटोरियल रीजन होता है, मतलब हमारे पास जो एग है, फॉर एग्जांपल ये आपका एग है, और ये एग की कौन सी मेम्ब्रेन बनाई मैंने? ये आपके एग की बेटा कौन सी मेम्ब्रेन है? जोना पेलोसिडा। तो कहता है वो जोना पेलोसिडा के साथ आपका स्पर्म अटैच हो गया। ये आपका स्पर्म है, स्पर्म का हेड, और ये उसकी टेल है। ये जो अटैच हुआ है, तो कहता है अब पूरा ओवम आपका होता है गोल, ओवल शेप का होता है, लेकिन इसमें एक एक होता है इक्वेटोरियल रीजन। अब वो इक्वेटोरियल रीजन आपको कैसे पता चलेगा वो हम आगे देखेंगे। एक इक्वेटोरियल रीजन होता है, उसी रीजन पे जाके आप स्पर्म का वो चिपक जाता है, उसके साथ फ्यूज होने लग पड़ते हैं। समझ आ रहा है सभी को? दोनों को समझ आ रहा है? यस सर। हाँ सर आ रहा है। तो उसमें उसने कहा कि आपके पास जो क्या है, जो जोना पेलोसिडा है, मतलब बाहर से काउंट करो तो दूसरे नंबर की लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर थी क्यूमुलस, है ना? एक्स्ट्रा सेलुलर कोट, क्यूमुलस, क्यूमुलस के बाद आई जोना पेलोसिडा, और जोना पेलोसिडा के अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओवम की। लेकिन अभी हम कहाँ पहुंचे हैं बेटा? जो हमारी क्या है, अब हम आगे कहाँ पहुंच गए? अब आपका जो स्पर्म है वो आपका अटैच कर गया है किसके साथ बेटा? एग की सेल मेम्ब्रेन के साथ। किसके साथ बेटा? एग की जो सेल मेम्ब्रेन है। अब यहां पर होगा फ्यूजन, क्योंकि अब दोनों के जो साइटोप्लाज्म है वो कांटेक्ट में आने वाले हैं। तो बीच की जो ये दीवार है, यानी प्लाज्मा की आपके स्पर्म की क्या सेल मेम्ब्रेन और आपके ओवम की सेल मेम्ब्रेन वो हट जाएगी। तो उसको क्या करना पड़ेगा? कहता कहता इसकी उससे पहले कहता कि आपका जो स्पर्म है उसके स्पर्म की सरफेस के ऊपर इज्मो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जो कि इम्यूनोग्लोबिन लाइक की प्रोटीन है। कहता ये जो स्पर्म है वो चिपक जाएगा किस रीजन पे जाके? इक्वेटोरियल रीजन पर। कहाँ चिपकेगा बेटा? इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर। फिर क्या होगा? कहता ये जो इज्मो प्रोटीन है, जो कि इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन है, ये क्या करती है? इंटरेक्टिंग करती है विद किसके साथ? इंटरगिन प्रोटीन, यानी कि CD9 प्रोटीन, सेड9, इसको बोलते हैं सेड9। सेड9 प्रोटीन के साथ प्रेजेंट ऑन द एग मेम्ब्रेन। मतलब उसने क्या बोला? अब यहां हम क्या कर रहे हैं? वो कहता है कि आपका जो स्पर्म है, स्पर्म के ऊपर हमें एक प्रोटीन मिली जिसका क्या नाम है? उसका नाम है इज्मू प्रोटीन। और सेम सेम एज इट इज उसने कहा कि जो आपकी एग की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर भी एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं हम इंटीग्रिन प्रोटीन। क्या बोलते हो? इंटीग्रिन प्रोटीन। जो स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट है उसको बोलते हो इज्मू प्रोटीन। जो एग मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट है उसको बोलते हो इंटीग्रिन प्रोटीन। इंटीग्रिन प्रोटीन, या उसका दूसरा नाम है सेड9 प्रोटीन। याद रखना बेटा, यहां से 101% क्वेश्चन आएगा।
बेटा जी इसको लिख के रख लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन? ये वाला। क्या क्वेश्चन? कि उसने बोला कि स्पर्म की आउटर सरफेस पे कौन सी प्रोटीन होती है? इज्मू प्रोटीन। ये तब की बात हो रही है जब स्पर्म फ्यूज कर रहा है एग की सेल मेम्ब्रेन को, ओवम के सेल मेम्ब्रेन को। तो यहां पर उसने कहा कि एक प्रोटीन है इज्मो प्रोटीन, ये प्रेजेंट होती है आपके, कहां पे प्रेजेंट होती है बेटा? स्पर्म की जो एक इम्यूनोग्लोबिन है और एक ये इंटरेक्ट करती है इंटीग्रिन प्रोटीन के साथ, जिसको आप सेड9 प्रोटीन भी बोलते हो, और ये प्रेजेंट होती है एग मेम्ब्रेन पर। कहता है इफ लॉस ऑफ द फंक्शन, अगर बाई चांस इज्मो प्रोटीन काम नहीं कर पा रही तो फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपकी इज्मो प्रोटीन क्या हो जाती है बेटा? इफ लॉस ऑफ फंक्शन मतलब वो अपना काम करना भूल जाए या वो खत्म हो जाए, कौन सी? इज्मो प्रोटीन वो अपना लॉस ऑफ फंक्शन कर दे, या वो इनएक्टिवेट हो जाए, या उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए, तो क्या नहीं होगा? नो फ्यूजन अकर। तो वहां पर फ्यूजन नहीं होगा। किसका? नो फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल मेम्ब्रेन विद एग सेल मेम्ब्रेन। तो अब आपके स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन एग के सेल मेम्ब्रेन को नहीं फ्यूज कर पाएगी, उसके साथ फ्यूजन नहीं कर पाएगी। बेटा क्लियर हो गया दोनों को? समझ आया बेटा जी? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बेटा। आगे क्या होने वाला है बेटा? आगे हम अब हमारा अगला नेक्स्ट स्टेप आएगा बेटा, ब्लॉक। जैसे वो फ्यूज कर गया तो अब जो बाकी आपके जो रिसेप्टर है, जो जेडपी जोना पेलिसिडा 2, जोना पेलिसिडा 2 जो रिसेप्टर है, उसको हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि कोई और स्पर्म आके ना अटैच हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास पता है फास्ट ब्लॉक जो होती है वो प्रेजेंट होती है, और जो फास्ट ब्लॉक वैसे अगर हो तो ये काम करती है सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन पर, जबकि जो परमानेंट ब्लॉक है, ठीक है, अर्ली ब्लॉक, एक होता है परमानेंट। जो परमानेंट ब्लॉक है जो यहाँ प्रेजेंट है, वो काम करता है कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन, इसकी बेटा कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन के ऊपर। तो अब हम देखते हैं ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, इसमें क्या होता है? कहते हैं यहाँ पर फास्ट ब्लॉक तो एब्सेंट है क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन जो स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी वो प्रेजेंट है। इसमें कैसे ये कैसे काम करता है? मीडिएटेड बाय द कैल्शियम आयंस परमानेंट ब्लॉक एक्टिवेटेड। तो ये कैल्शियम आयन के ऊपर ये प्रोसेस, ये मैकेनिज्म काम करता है, और इसके अंदर हम जो ब्लॉक लगाते हैं वो परमानेंट ब्लॉक हमारा एक्टिवेट हो जाता है, मतलब वो दोबारा नहीं खुलेगा, एक बार लग गया तो तगड़े तरीके से लग गया। तो यहाँ पर क्या होता है, इस पे काम कैसे करेगा? ये कहता है फॉस्फोलाइपेज एंजाइम, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम जीटा, और उसको शॉर्टकट में कहते हैं PLC जेड। क्या बोलते हो? ये चीजें बेटा याद करनी पड़ेगी। तुम सोच रहे हो सर ये तो बड़ा खतरनाक काम हो रहा है, तो बेटा नेट का पेपर आसान नहीं होता। नेट का पेपर NDA के पेपर और IAS के पेपर के बराबर है, लेकिन यहाँ पर यह है कि चीजें फिक्स है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इनको अच्छे से याद करोगे तो पेपर आपका निकल सकता है। बस स्मार्ट ब्रेन रखना है, स्मार्ट तैयारी रखनी है, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको देखना भी नहीं है, और जो हमने जो टॉपिक किए हमने वही क्वेश्चन छेड़ने हैं। अननोन क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छेड़ना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको गलत करना चाहेगा। तो बिल्कुल ध्यान से चीजों को पढ़ना है, स्पेसिफिक चीजें हमारे पास सही तरीके से हैं और आपने अच्छे से करनी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारे पास क्या हो रहा है, हम पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि ज्यादा स्पर्म अगर एक ओवम को फ्यूज करेंगे तो वो उसकी डेथ हो जाएगी, वो बन ही नहीं पाएगा कुछ। तो हमें पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करना है, तो इसके लिए वो कहता है हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्या करेंगे? जो स्पर्म का हेड होता है उसके पास एक एंजाइम है जिसका नाम है PLCZ। क्या नाम है बेटा उसका? PLCZ। ये जो एंजाइम है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? स्पर्म के हेड में। जैसे स्पर्म का हेड आपके फ्यूज करेगा आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ ओवम, तो स्पर्म के हेड से ये एंजाइम कौन सा? फॉस्फोलाइपेज एंजाइम जीटा, ZETA, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम जीटा यानी कि PLCZ एंटर कर जाएगा कहां पर? एग साइटोप्लाज्म। कहां एंटर कर जाएगा बेटा? एग साइटोप्लाज्म के अंदर। इतनी बात क्लियर होगी बेटा? इतनी बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। ओके। अब देखो, अब सेम वही वाली कहानी होगी जो आपने पीछे वाले सी अर्चिन के अंदर देखी थी। वहां पर क्या हो रहा था कि जो आपके रिसेप्टर था, है ना, जो आपका जोना पेलिसिडा के ऊपर जो रिसेप्टर था सी अर्चिन के अंदर, जिसको आप क्या नाम दे रहे थे बेटा? EBR1 यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग रिसेप्टर 1, वो अंदर की तरफ एक्टिवेट कर रहा था टीके को। याद होगा आपको, टीके को वो क्या कर रहा था बेटा? एक्टिवेट कर रहा था, है ना। जो आपके पास टीके था उसे एक्टिवेट कर रहा था, और
टीके के एक्टिवेट होने से आपकी पीएलसी गामा एक्टिवेट हो रही थी, और पीएलसी गामा एक्टिवेट होने से पीआई P2 एक्टिवेट हो रही थी, और पीआई P2 एक्टिवेट होते ही दो भागों में टूट रही थी। एक का नाम था डैग और दूसरे का नाम था IP3। डैग जो था वो बीच में रह जा रहा था, किसके बीच में? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपके जोना, सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में रह जा रहा था, राइट। लेकिन जो IP3 था वो एंटर कर जाता था आपके ओवम के अंदर, और ओवम में जाके वो क्या कर रहा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जाके कैल्शियम आयन को आजाद कर रहा था। कैल्शियम आयन आजाद होके कहाँ आ जा रहे थे? आपके ओवम के साइटोप्लाज्म में। और वो कैल्शियम आयन क्या कर रहे थे, वहां पर जो प्रेजेंट थे कॉर्टिकल आयन, उनको कॉर्टिकल ग्रेनुल्स को उनका एक्सोसाइटोसिस कर, वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जाके फट जा रहे थे। उनके फटने से क्या हो रहा था, एक केमिकल रिलीज हो रहा था, राइट। और वो केमिकल का नाम क्या था बेटा, याद है आपको? उसका नाम था सिरिनो प्रोटीएज। क्या नाम था उसका? सिरिनिक प्रोटीएज। क्या नाम था उस एंजाइम का नाम? सिरिनिक प्रोटीनेज। और वो सिरिनिक जो प्रोटीएज एंजाइम था, वो सारे के सारे जो EBR1 रिसेप्टर थे उनको वो भगा देता था, गायब कर देता था, खत्म कर देता था, और साथ ही साथ वाटर की एब्जॉर्प्शन को स्टार्ट कर देता था। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी EBR1 के अंदर। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि जैसे आपकी पॉलीस्पर्मी आपने जो ब्लॉक की है, उसमें क्या हुआ कि जो आपका PLCZ जो आपका एंजाइम है, जो कहाँ होता है स्पर्म के हेड में, वो घुस गया है कहाँ पे? एग के साइटोप्लाज्म में। अब ये क्या करेगा PLCZ? अब ये देखो, अब देखते हैं अगले स्टेप में। अब क्या हुआ कि बेटा, अब आपका जो आपका अभी अभी हमने जो बात की कि जो हमारे पास फॉस्फोलाइपेज जो एंजाइम जीटा था, PLCZ, है ना, वो PLCZ क्या करेगा? एग के साइटोप्लाज्म में आ गया, है ना। PLCZ कहाँ आ गया बेटा? एग के साइटोप्लाज्म में। अब हमारे पास जो हमारा PIP2 है, कौन? PIP2, ये फर्दर दो पार्ट में टूटेगा। एक टूटेगा IP3, एक टूटेगा डैग के अंदर। ये हमने पहले भी डिस्कस किए हुए बेटा, आपको याद होगा। हमने जब उसके अंदर भी ये हो रहा था कि हमारे पास जो PIP2 था, PIP2 का मतलब फॉस्फो आइनोसिटॉल बिसफॉस्फेट, है ना। फॉस्फो इनो आइसोटोल बिसफॉस्फेट, फॉस्फो इनाइसोटोल बिसफॉस्फेट, है ना। ये जो PIP2 की फुल फॉर्म है, ये दो टूट जाता IP3। और IP3 का मतलब क्या था? आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। और डैग का मतलब क्या था? डाई इसाइल ग्लिसरॉल। डैग का मतलब क्या था बेटा? फुल फॉर्म क्या थी? डाई इसाइल ग्लिसरॉल। तो आपका जो PIP2 है वो टूट जाएगा दो में। और ये PIP2 क्यों टूट रहा है? क्योंकि इसको तोड़ने के लिए कौन मजबूर कर रहा है? जो आपके स्पर्म के हेड से एक एंजाइम आया है क्रॉस करता हुआ सीधा के साइटोप्लाज्म में, जिसका नाम था PLCZ, जिसका नाम था यानी कि फॉस्फोलाइपेज एंजाइम जीटा, है ना। तो वो इसको दो में तोड़ देगा। अब ये जो डैग है, ये क्या करेगा? डैग की वजह से इंक्रीज द pH ऑफ द एग साइटोप्लाज्म। अब ये उसके साइटोप्लाज्म में आपकी जो pH है उसे इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है ना। और वो कितने तक पहुंच गई? मतलब पहले फॉर एग्जाम्पल एसिडिक मीडियम था, और डैग के आने से वो धीरे धीरे अब वो क्या होती जा रही है? बेसिक होती जा रही है। और एक टाइम पर कैसी होगी बेटा? न्यूट्रल होगी है। वो कैसी होगी बेटा? न्यूट्रल। मतलब ना ना मतलब 7 से ऊपर है, ना 7 से नीचे है। और जो IP3 है, ये क्या करेंगे? ये वही सेम पुराने वाला काम जो मैंने अभी आपको सिखाया कि IP3 क्या करता है। ये क्या करेगा? IP3 सीधा अंदर जाएगा और कैल्शियम आयन को रिलीज कर देगा ER से। उससे क्या होगा? सारे के सारे कैल्शियम आयन कहाँ जाएंगे? साइटोप्लाज्म में। अब कैल्शियम आयन की साइटोप्लाज्म में क्या कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसके रोल क्या है वो हमने पीछे भी पढ़े हैं पहले। इसका मेन काम क्या है? जो आपके कॉर्टिकल ग्रेनुल्स होते हैं, अभी मैंने समझाया था, जो कॉर्टिकल ग्रेनुल्स होते हैं उनका एक्सोसाइटोसिस करवाना। क्या करते हैं बेटा? जो कैल्शियम कॉर्टिकल ग्रेनुल का एक्सोसाइट मतलब कॉर्टिकल ग्रेनुल्स को ये क्या कर देता है? बस्ट कर देता है। लेकिन बस्टिंग कहाँ होती है? आउटसाइड द साइटोप्लाज्म, है ना। वो उसको उसकी बाहर करवाता है। फिर क्या होगा? कॉर्टिकल ग्रेनुल के अंदर क्या होते हैं? प्रोटीज एंजाइम होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोटीज है उनका नाम क्या है बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाना। ओवास्टासिन। कौन सा होता है बेटा? ओवास्टासिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवास्टा जब जब आपने सी अर्चिन पढ़ा था, तो सी अर्चिन के अंदर जो आपकी वो जो कॉर्टिकल ग्रेनुल फट रहे थे, बस्ट कर रहे थे, तो वहां से हमें क्या मिल रहा था बेटा? सिरिनिक प्रोटीएज। क्या मिल रहा था बेटा? सिरिनिक प्रोटीएज। जो
जो आपकी ये जो कॉर्टिकल ग्रैनुल्स थे बाहर आके एक्सोसाइटोसिस कर रहे थे, तो हमें क्या मिल रहा था बेटा, कौन सा केमिकल हमें मिल रहा था वहां पर, सिरोनिक प्रोटीएज। लेकिन जब माउस के अंदर आपका कैल्शियम आयन क्या करवाएंगे बेटा, एक्सोसाइटोसिस करवाएंगे किनका, कॉर्टिकल ग्रैनुल्स का, तो ये बाहर जब फटेंगे तो आपको क्या देंगे, एक प्रोटीएज एंजाइम देंगे जिसको आप क्या बोलेंगे, ओवास्टासिन। क्या बोलोगे, ओवास्टासिन। और इसका मेन काम क्या है, वही सेम काम है इसका भी, प्ले रोल इन द रिमूवल ऑफ जेडपी2 प्रोटीन। जेडपी2 के साथ आपके स्पर्म आके अटैच होते हैं, तो ये उनको वहां से खत्म कर देगा, हटा देगा। कहां से, फ्रॉम द जोना पेलुसिडा। मतलब इसने क्या कर दिया, जोना पेलुसिडा की क्लिपिंग कर दी, उसका मुंह बंद कर हटा दिया। और उसके इसके बाद जैसे ये क्लिप्ड हो गए, बंद सिल दिया आपने, उसका मुंह सिल दिया, क्या आपकी ब्लॉक जो पॉलीस्पर्मी हो स्टार्ट हो गई। क्या हो गई बेटा, देन स्टार्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। अब आपका कोई भी स्पर्म आपके क्या मतलब एक स्पर्म के अलावा बाकी स्पर्म नहीं आ पाएंगे। बेटा यहाँ से सबको, यस सर। यस सर, एक डाउट है। हाँ जी बेटा, एक डाउट है सर, ये जो सबसे आउटर लेयर होती हाँ जी हाँ जी है एग की, बेटा आपकी आवाज कट रही है, नेटवर्क नहीं है, धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे। क्या बोल रहे हो आप, जो आउटर, सबसे आउटर लेयर कौन सी है सर इसमें, और उससे अंदर जोना पेलुसिड है या वाइटलिन जो मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर कौन सी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों सर बता दो एक बार। देखो देखो बेटा, अगर आप अभी अभी हम अगर हम माउस का केस पढ़ रहे हो, तो सबसे अंदर है ये, अगर मैं माउस के केस से पढ़ रहा हूं तो ये आपकी क्या है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसकी, माउस की, ओवम की। एग की। ठीक है, उसके उसके बाहर आपकी क्या आ जाएगी बेटा, उसके बाहर आ जाएगी बेटा जोना पेलुसिडा। क्या आ जाएगी बेटा, जोना पेलुसिडा। जोना जोना पेलुस हाँ, जोना पेलुसिडा के बाहर कौन सी आएगी बेटा, सबसे बाहर कौन सी आएगी, क्यूमुलस। कौन सी आएगी, क्यूमुलस। मतलब ये टोटल 3 लेयर है। अंदर वाली, जो सबसे अंदर वाली है, इसका नाम है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, एक ही बात होती है। उसके बाहर आई, उसके और बाहर आओगे तो फिर आएगी जोना पेलुसिडा। कौन से आएगी बेटा, जोना पेलुसिडा। और बाहर आओगे तो आ जाएगी क्यूमुलस। क्या आएगी बेटा, जिसको बोलते हैं आप एक्स्ट्रा सेलुलर, जो आपकी लेयर होती है, जैसे वहां जेली कोट बोलते थे इसको, क्या बोलते थे बेटा, जेली कोट। क्या बोल रहे थे हम बेटा, जेली कोट। और यहां हम इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, ये आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर कोट है, एक्स्ट्रा सेलुलर कोट या क्यूमुलस। और यहां पर ये क्या है आपकी बेटा, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, जोना पेलुसिडा। लेकिन हाँ, वहां क्या बोल रहे थे सीएचएन के अंदर, विटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या बोल रहे थे, विटेलाइन मेम्ब्रेन, एक ही है ना। यहां उसको हम क्या बोल रहे हैं, जोना पेलुसिडा। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्लियर है बेटा, समझ आ गई बात। ह्यूमन ह्यूमन में भी सेम है, मेमल में, ह्यूमन में। हाँ हाँ, ये हमारा वाला केस ही है, ये मतलब हमारे वाले केस के हिसाब से बात हो रही है। ओके सर, ओके। ओके, महिमा क्लियर बेटा, आपको भी क्लियर है, दोनों चीज समझ आ रही है बेटा। हाँ सर, आ गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बेटा, तो हमने कहा कि जो ओवास्टासिन है वो आप एनुअल सिक्रीट करते हैं, और वो सिक्रीशन कहाँ चल रहा है बेटा, ये आपका सिक्रीशन चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जो रिसेप्टर होते हैं वो हमेशा किस पे प्रेजेंट होते हैं, या तो वो प्रेजेंट हो गए जोना पेलुसिडा पर, या फिर वो प्रेजेंट हो गए विटेलाइन मेम्ब्रेन पर, है ना। तो वो इस वाली जगह पर प्रेजेंट होते हैं, राइट, इस वाली मेम्ब्रेन पे। तो वो यहाँ के फटेंगे और सारी चीजें बाहर निकल जाएंगी, है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो आपका ओविस्टासिन है, अगर ये क्या कर जाए, लॉस ऑफ फंक्शन, या अगर ये काम ना कर पाए, या म्यूटेशन हो जाए, इसके अंदर ये खराबी आ जाए, ओवास्टासिन जो केमिकल है, तब क्या होगा, नो रिमूवल ऑफ जोना पेलुसिडा, देन पॉलीस्पर्मी अकर। तो क्या होगा, आप क्या नहीं कर, फिर क्या हो जाएगा बेटा, अगर ये ढंग से काम नहीं कर पाया ओवाटासिन, तो आपके जोना पेलुसिडा से आप अपने जो रिसेप्टर है उनको आप रिमूव नहीं कर पाओगे, और आपकी पॉलीस्पर्मी हो जाएगी। क्यों, फिर और जो स्पर्म आएंगे वो उसे फ्यूज कर देंगे। क्लियर है बेटा, समझ आ गई बात। यस सर। यस सर। के बाद क्या होगा बेटा, उसके आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारी बात आ रही है नो फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन एनवलप, राइट। उसके बाद हम क्या देखेंगे, अगर वो काम नहीं कर रहा तो अगर आपका जो
जो ओवास्टासिन है उसने काम नहीं किया तो क्या नहीं होगा, नो फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन एनवेलप, साथ ही साथ क्या होगा, एनवेलप। अब आगे देखते हैं, अब क्या होगा, कैल्शियम एक्टिवेटेड, राइट। मतलब अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल के टाइम पे, जब जब आपका IP3 जो बन गया, IP3 ने क्या किया, कैल्शियम आयन सिक्रीट कर दिए थे, और कैल्शियम आयन के सिक्रीट होने से क्या हुआ था, साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन जैसे जैसे ही बढ़ गए तो कॉर्टिकल ग्रैन्युल का एक्सोसाइटोसिस हो गया, और वो उसका वो बस्ट हो गए, सारे के सारे फट गए बाहर की तरफ, टासिन आ गया, और ओवाटासिन ने क्या किया, तो सारे के सारे ZP2 जो रिसेप्टर थे खत्म कर दिए। अब और क्या कर रहा है जो हमारा जो कैल्शियम आयन, और क्या कर रहे हैं, तो कहता है कैल्शियम आयन के एक्टिवेशन से जो कैल्शियम आयन डिपेंडेंट एक आपके पास होता है कॉल्मोड्यूलिन, वो एक्टिवेट हो जाती है। ये क्या आपकी एक प्रोटीन काइनेज है, क्या है बेटा, आपकी प्रोटीन काइनेज। इससे क्या होगा, इलिमिनेट द इनहिबिशन ऑफ मैसेंजर RNA ट्रांस, मतलब जैसे ही कैल्शियम आयन आपके एक्टिवेट होंगे तो कैल्शियम के ऊपर एक आपका जो एंजाइम है वो डिपेंड करता है, उसका नाम है कॉल्मोड्यूलिन। क्योंकि जब कैल्शियम नहीं होता है तो ये क्या हो जाता है, नॉन फंक्शनल। लेकिन जैसे कैल्शियम आ जाएगा साइटोप्लाज्म में तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, और इसके एक्टिवेट होने से क्या हो जाएगा, जो मैसेंजर RNA जो पहले ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहा था अब वो आराम से कर रहा है। बात समझ आई? यस सर। यस मतलब मैं फिर से समझा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो आपके कैल्शियम आयन अंदर आ गए थे, कैल्शियम आयन रहते कहाँ है साइटोप्लाज्म के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। उनको आजाद किसने किया है, उसको आजाद किया है IP3 ने, क्योंकि IP3 क्या कर देता है, कैल्शियम आयन के जो पंप होते हैं उनको ऑन कर देता है। और ये पंप कहां पर होते हैं, जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जो आपकी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ऐसे, उसकी जो वॉल होती है, ऐसे वॉल के ऊपर आपको क्या मिलेंगे बेटा, यहाँ पर कैल्शियम आयन के चैनल मिलेंगे, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पंप लगे होंगे। ये पंप वैसे बंद रहते हैं, पर ये पंप जब तब खुलते हैं जब आपने क्या किया हो, कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन साइटोप्लाज्म में बढ़ा दी। जैसे कैल्शियम आयन बढ़ जाएंगे ये पंप खुल जाएंगे, सॉरी, जैसे IP3 आया और IP3 ने क्या करा, इन पंप को खोल देगा और सारे के सारे जो अंदर कैल्शियम आयन बैठे वो बाहर आ जाएंगे। कैल्शियम आयन बाहर आएंगे मतलब साइटोप्लाज्म में आएंगे, तो कैल्शियम आयन के ऊपर जो डिपेंड करता है कौन, कॉल्मोड्यूलिन, वो एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके एक्टिवेशन से जो पहले मैसेंजर RNA यानी mRNA जो काम नहीं कर पा रहा था, ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहा था, आराम से कर सकता है, और वो नए नए प्रकार की जो प्रोटीन है वो बना सकता है। समझ आ गई बात बेटा? यस सर। यस सर। उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद क्या होने वाला है, जो आपका आगे एक और होगा सिनेप्टोटैगमिन एक्टिवेशन। क्या होगा बेटा? सर इनिबिशन शुरू करना होता है क्या? क्या बोल रहे हो बेटा? इनहिबिशन शुरू करना होता है? इनहिबिशन, हाँ वो उस पहले तो वो इनहिबिट था ना, पहले पहले क्या था, जब कैल्शियम नहीं थे तो ये कॉल्मोडिन एक्टिवेट नहीं हो रहा था, और जब कॉल्मोडिन एक्टिवेट नहीं होता तो ये मैसेंजर RNA का जो ट्रांसलेशन था वो इनहिबिट था। कैसा था बेटा? इनहिबिट, है ना, मतलब इनहिबिट का मतलब रुका हुआ था, रोक के रखा था, हम इसको होने नहीं दे रहे थे। ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन का बनना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन होता है मैसेंजर RNA का बनना, और ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि मैसेंजर RNA क्या बनाए, प्रोटीन। तो अभी ये प्रोटीन बनाने के प्रोसेस पर क्या लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था, लॉक लगा हुआ था, इनहिबिशन लगा हुआ था। लेकिन जैसे कैल्शियम आयन आए तो कैल्शियम कॉल्मोड्यूलिन को जगाया, और कॉल्मोड्यूलिन जब जग गए, जो एक क्या है, प्रोटीन काइनेज एक एंजाइम है ये, इसने क्या किया, जो मैसेंजर RNA ट्रांसलेशन के ऊपर जो लॉक लगा था उसको खोल दिया। क्या किया उसने, इलिमिनेट द इनहिबिशन ऑफ मैसेंजर RNA ट्रांसलेशन। तो अब धीरे धीरे आपकी प्रोटीन बनना शुरू होगी। अब समझ आया? समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा तीसरी जो हमारा अगला जो स्टेप है, वो कैल्शियम और क्या कर रहे हैं, सिनेप्टोटैगमिन एक्टिवेशन। एक और होता है हमारे पास सिनेप्टोटैगमिन, इसको भी एक्टिवेट करते हैं कैल्शियम आयन। जैसे कैल्शियम आयन साइटोप्लाज्म में आजाद होंगे तो ये भी एक्टिवेट हो जाएगा, और इसके एक्टिवेट से क्या होता है, एक्टिवेट दी कॉर्टिकल ग्रैनुल एक्सोसाइटोसिस। तो ये है बेटा वो आपका सिनेप्टोटैगमिन, मतलब कैल्शियम के आने से, मैंने बताया
कैल्शियम के आने से क्या होता है, कॉर्टिकल ग्रेनुल्स। अब ये क्या होते हैं, इसमें एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ हुआ क्या था। स्टोरी को डायग्राम में देख लो। मेरे पास ये ओवम है और ये ओवम की प्लाज्मा में मैंने ड्रॉ की है। तो यहाँ आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास ही क्या हो जाता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके अंदर ही क्या होते हैं, इसके अंदर क्या भरे पड़े हैं, इसके अंदर आपके पास क्या भरे पड़े, जो आपके पास ये इसके अंदर क्या है बेटा, कैल्शियम आयन। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या है, कैल्शियम आयन। अब इनको आजाद कराना है कैल्शियम आयन को, तो आजाद कराने के लिए मुझे चाहिए IP3। IP3 आ जाएगा अंदर, क्योंकि आपको पता है PiP2 जो है अंदर, क्या अंदर ही है वो PiP2 जो में IP3 और डैग में। डैग क्या कर रहा है, वो सिर्फ आपके मीडियम को न्यूट्रल कर रहा है ना। वो आपकी पीएच को इंप्रूव करता जा रहा है और वो पीएच कैसी होगी, न्यूट्रल। और जो IP3 है वो क्या करेगा, IP3 जैसे इसके पास पहुंचेगा, IP3 कहां पहुंचेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, तो ये पंप को ऑन कर देगा, सारे कैल्शियम आ जाएंगे बाहर। अब कैल्शियम आयन कहाँ आ गए बेटा, पूरे साइटोप्लाज्म में आ गए, इधर आ गए साइटोप्लाज्म में। ये कैल्शियम आयन है जो मैंने ये जो मैं शो कर रहा हूँ, सारे बेटा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब ऐसा होने से क्या हुआ, जब सारे कैल्शियम यहाँ आ गए तो कैल्शियम आयन ने क्या कर दिया, जो साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम था कॉल्मोड्यूलिन जो पहले सोया हुआ था, वो एक्टिवेट हो गया कैल्शियम आयन की वजह से, और उसने प्रोटीन बनाना mRNA ट्रांसलेशन को स्टार्ट कर दिया जो पहले रुका हुआ पड़ा था। और उसके अलावा कैल्शियम आयन ने क्या किया, सिनेप्टोटैगमिन की एक्टिवेशन को बढ़ाया। इससे क्या होगा, जितने भी आपके पास जो कॉर्टिकल है, ये जो कॉर्टिकल ग्रेनुल्स है, इनको लेके जाना है किनारे पर, और किनारे पे आके ये फट जाएंगे, और फटने से इनके पास जो सारा का सारा जो उनके पास मटेरियल है वो सब कहाँ आ जाएगा बेटा, बाहर, यहां आ जाएगा सारा। ठीक है, अब उससे क्या होगा, सारे के सारे जो आपके रिसेप्टर है वो बंद हो जाएंगे। तो इसको, इन कॉर्टिकल ग्रेनुल्स को बाहर की तरफ ले जाके फटाने का जो काम है वो किसका है बेटा, सिनेप्टोटैगमिन का। किसका है बेटा, सिनेप्टोटैगमिन का। समझ आया बेटा, अब समझ आया। Yes, sir. यस अब यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है कि आगे हम बात करते हैं कि मेरे पास जो ये सिनेप्टोटैगमिन, जिससे क्या की प्रोसेस करवाई, और आगे क्या हुआ, तीसरी बात और क्या हुई, एक्टिवेशन ऑफ द कैम काइनेज एक्टिवेशन। अब आप कहते हैं कि जो कैल्शियम आयन है और वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कैम काइनेज को एक्टिवेट। अब ये कैम काइनेज क्या करता है भाई साहब, ये जो कैम काइनेज है ये करता है रिजम्पशन ऑफ द मियोसिस सेकंड। ये क्या करेगा बेटा, रिजम्पशन, ये रोक देगा किसको, मियोसिस सेकंड को। क्या करेगा बेटा, मियोसिस सेकंड को ये रोक देगा। समझ आ रही बात, जो कैल्शियम आयन जैसे आएंगे वो कैम काइनेज को एक्टिवेट करेंगे, और कैम काइनेज के एक्टिवेट होने से आपका मैप काइनेज इनएक्टिवेट हो जाएगा। और मैप की फुल फॉर्म होती है मेटाफेज एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, है ना। तो और ये कैम क्या होता है, साइटोस्टैटिक फैक्टर। कैसा होता है बेटा ये जो आपका कैम है वो क्या कर रहा है, वो आपके मॉस को इनहिबिट कर रहा है, उसकी डिग्रेडेशन कर रहा है। समझ आ रही बात, थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है, ध्यान से देना क्या बोल रहा हूं। ये जो मैप और कैम है ये आपको आगे भी आएंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इसमें तुम इतना याद रखो कि जैसे कैल्शियम आयन आए, एक तो उन्होंने क्या कराया, प्रोटीन बनाना शुरू करवा दिया। दूसरा उन्होंने क्या करवाया, कॉर्टिकल ग्रेनुल का एक्सोसाइटोसिस करवा दिया विद द हेल्प ऑफ सिनेप्टोटैगमिन। और तीसरा काम क्या किया, उन्होंने कैम काइनेज को एक्टिवेट कर दिया। और जब कैम काइनेज एक्टिवेट हो जाता है तो ये किसको इनिबिट कर देता है, मॉस को। कैम किसको इनिबिट करता है, मॉस को, यानी कि वो साइटोस्टैटिक फैक्टर को डिग्रेड कर देगा। क्या करेगा बेटा, साइटोस्टैटिक फैक्टर को डिग्रेड, मतलब ये डिवाइड नहीं कर सकती आप सेल, जो जाइगोट है वो डिवाइड नहीं कर सकता। तो कैम काइनेज क्या कर रहा है, एक्टिवेट होके इनहिबिट कर रहा है। ये इनहिबिट का साइन है, ये जो ऐसा साइन बना हुआ है, ऐसा वाला साइन जो होता है ये साइन होता है इनहिबिशन का, मतलब ये रोक रहा है चीजों को, जो भी चीज हो रही होगी। तो जो कैम काइनेज है वो इनहिबिट कर रहा है किसको, साइटोस्टैटिक फैक्टर को, यानी मॉस को। कैम क्या कर रहा है, विद द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन एक्टिवेट होके मॉस को क्या कर रहा है, रोक रहा है। समझ आ रही बात। तो साइटोस्टैटिक फैक्टर क्या कर रहा है, उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब ये मॉस को रोक रहा है, उसके काम करने को रोक रहा है। समझ आया बेटा। मॉस क्या है सर? हाँ जी बेटा, मॉस की फुल फॉर्म सर?
बेटा बात ये हो रही है कि जो कैम है ना आपका कैम, वो एक्टिवेट कैसे हुआ कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, और ये आगे एक रोक रहा है, एक साइटोस्टैटिक फैक्टर है जिसका नाम है मॉस, मतलब ये जीन्स ही होते हैं सारे, ये कैम, ये मॉस, ये सब जीन फैक्टर है। तो ये जो कैम है, ये तब ये भी सोया पड़ा था, ये एक्टिवेट कब हुआ जब कैल्शियम आयन आए, और इसने क्या रोक दिया, साइटोस्टैटिक। साइटोस्टैटिक फैक्टर होता है जो जो आपकी सेल है वो नॉर्मल जो काम कर रही होती है उसको रोक दिया, मतलब आपकी जो साइकिल है वो म्योसिस सेकंड में जाके रुक गई, रिजर्वेशन कर दिया, तो उसको बोलते हैं मॉस। मतलब मॉस जो है वो एक साइटोस्टैटिक, जिसको उसने डिग्रेड कर दिया। अगर मॉस एक्टिवेट रहता तो सेल आपकी डिवाइड कर जाती। समझ आया बेटा? ओके सर। Yes, sir. अब आगे देखो क्या होता है। ओके देखो, अब आगे देखो क्या हो रहा है, आगे देखो। अब आगे क्या हो रहा है बेटा, एक्टिवेशन ऑफ द एपीसी, राइट, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। अब उसके बाद क्या होगा, हम एनाफेज प्रमोटिंग जो फैक्टर था उसको हम एक्टिवेट करेंगे। उसमें क्या हो रहा है, देखो ये मेरे पास क्या है, सेकेंडरी oocyte। हमको पता है ना, हम जब देखते हैं ना कि हमारा जो सेकेंडरी oocyte म्योसिस सेकंड में वहां पे खड़ा होता है ना, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सेकेंडरी oocyte है, जैसे ही वो आपकी मेटाफेज सेकंड में पहुंचा, मेटाफेज सेकंड किसका, म्योसिस का सेकंड, तो यहां पर क्या हुआ, जो कैम काइनेस था, अभी हम बात कर रहे थे, कैम काइनेस क्या हुआ, वो एक्टिवेट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। तो यहां पर म्योसिस की क्या होगी, रिजम्पशन, म्योसिस की क्या होगी बेटा, रिजम्पशन। और अब क्या हुआ, जो आपका सेकेंडरी oocyte था वो कन्वर्ट हो गया एग या ओवम के अंदर। क्या हो गया बेटा, एग और ओवम के अंदर। और अब आपके पास कितनी बन गई, 3 पोलर बॉडी बन गई है और एक ओवम बन गया। और ये तीनों की तीनों पोलर बॉडी जो हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, डिग्रेड। क्या हो जाएंगी बेटा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। आगे अब स्पर्म इसमें एंटर कर गया है, तो अब इसको हम बोलते हैं एग। अब इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, एग ओवम। क्या बोल रहे हैं बेटा इसको, एग्लो ओवम, AGGLO विक्ट्री वाला V, ओवम, एग लो ओवम, है ना। तो अब हमारे पास क्या, स्पर्म का न्यूक्लियस आ गया, और अब ये एक दूसरे को फ्यूज करेंगे, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किया गया, और डिस्प्ले, अब जो जो आपके न्यूक्लियस की जो खुद की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो सारी की सारी डिसअपीयर हो जाएंगी, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल को मिक्स करवाना है ना। तो ये दोनों की जो आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, डिसअपीयर होगी। अब उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसके बाद इन दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल था जो कंडेंस फॉर्म में था, अब वो कैसा हो गया है, लूज फॉर्म में आ गया। ये जो पीला पीला रंग दिख रहा है आपको, ये आपका ये इसका जेनेटिक मटेरियल है और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। मतलब अभी भी ये एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है, प्योर फॉर्म में खड़े हैं। दिख रहा है आपको, एक दूसरे से प्योर फॉर्म में खड़े हैं और आइडेंटिकल है। मतलब ये फीमेल का जेनेटिक मटेरियल है, ये मेल का जेनेटिक मटेरियल है। तो वो कह रहा है कि नॉट कॉल्ड एज जाइगोट बिकॉज बोथ। अभी भी आप इस सिचुएशन को भी जाइगोट नहीं बोल पाओगे। समझ रही बात, इसको आप जाइगोट नहीं बोल पा रहे। जाइगोट का मतलब कि दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल है वो मिक्स हो गया हो, तो हम उसको जाइगोट को क्या, जाइगोट नहीं बोल पा रहे। नॉट कॉल्ड एज अ जाइगोट बिकॉज न्यूक्लियस आर नॉट फ्यूज्ड, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मेंटेन्ड। दोनों की ने अपनी अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखा हुआ है। समझ आ रही बात? यस सर। क्या हुआ, फिर से देखो एक बार, क्या हुआ कि जैसे ही फ्यूजन कंप्लीट हुआ, तो फ्यूजन के कंप्लीट होते ही मतलब आपके न्यूक्लियस दोनों अंदर मतलब स्पर्म का न्यूक्लियस भी अंदर आ गया। अब वो एक दूसरे के नजदीक जाने लग पड़े, और ये एक पाथ बनाते हैं जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। कहता है कि एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं करते। अब पहले क्या करते हैं, ये अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसअपीयर कर देंगे, जो जो न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है, और अपना जो जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के सामने ले आएंगे। और देखो मिक्स नहीं हुआ, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो फिर आप इसको जाइगोट कैसे बोलोगे? जाइगोट तो ये होता है, ये होता है जाइगोट, ये जाइगोट है। लेकिन ये क्या है, ये तो अपना जेनेटिक मटेरियल, एक ये पड़ा है सारा जेनेटिक मटेरियल, एक ये पड़ा हुआ है, मतलब ये एन है और ये एन है। तो मतलब कि ये अभी भी अपने सामान को एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं कर रहे। तो इसको फिर हम क्या बोल रहे हैं, अब तो क्या बोलोगे, नॉट कॉल्ड एज जाइगोट। हम इसको जाइगोट नहीं बोल सकते, क्योंकि जो दोनों के दोनों जो न्यूक्लियस है आर नॉट फ्यूज, वो आपस में फ्यूज नहीं हुए और डिस्टिंक्ट खड़े हैं, एक दूसरे से अलग अलग खड़े हैं, और अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखे हैं। अब क्या होगा, अगली स्टेज आएगी मेटाफेज। कौन सी स्टेज आएगी बेटा, मेटाफेज। मेटाफेज में
मदर वाली साइड के जो आपके मैटरनल क्रोमोसोम है वो अरेंज हो गए और इधर फादर वाले अरेंज हो गए, राइट। फिर क्या करेंगे, एक अलग अलग पोल पे जाएंगे। इस तरीके से आप देख रहे हो, ये यहां चला गया और एक इधर चले गए, और आपके पास आगे क्या होगी, 2 सेल स्टेज आ गई। क्या आ गई बेटा, 2 सेल स्टेज। क्लियर हुआ बेटा, कुछ समझ आई बात? यस सर। महिमा बेटा क्लियर हुआ है? यस सर। सर इसमें न्यूक्लियस तो फ्यूज तो अभी तक भी नहीं हुए। हाँ, तो फ्यूज होते ही नहीं है, यही तो अच्छा बात है। ठीक है। यस यस मतलब सर। इसमें जाइगोट स्टेज आती ही नहीं है, मतलब जाइगोट होता ही नहीं एक्चुअल में। जो हम बार बार बोलते हैं ना कि जाइगोट जाइगोट जाइगोट, वो होता, बस हम ऐसा कर लेते हैं कि भाई मेरे पास एक सेल है और उसमें न्यूक्लियस है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस अंदर ही घुसे पड़े हैं ना, लेकिन वो मिक्स नहीं होते आपस में कभी। इसलिए हमें अपने माँ के और अपने पिता के जो गुण मिलते हैं वो अलग अलग रहते हैं हमेशा। समझ आई बात? उनमें यस हमेशा सर। हाँ, उनमें हमेशा प्योरिटी बनी रहती है, वो आइडेंटिटी मेंटेन रखते हैं अपनी, मतलब उनको वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हैं, मतलब वो अलग है, ये अलग है। हाँ, जैसे ही वो एक सेल से जब वो 2 सेल स्टेज में जाने वाले होंगे ना, तो वो आधे आधे लेके जाएंगे, मतलब आधा पोर्शन इधर चला गया जेनेटिक मटेरियल का और आधा इधर चला गया। और जब वो फ्यूज होंगे, मतलब जब अंदर जाके वो ढीले पड़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जब सेल डिवाइड करती है तो वो क्रोमोसोम फॉर्म में होते हैं। ये क्रोमोसोम है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्रोमोसोम है, लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो तो होता है क्रोमेटिन। तब वो एक दूसरे से मिक्स होते हैं, मतलब इस स्टेज पर। क्लियर बात है? यस सर। मतलब कि वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं। मतलब देखो यहां से देखो, हमने क्या बात की थी कि हमारे पास जो जो आपके पास जो आपका ओवम था, है ना, वो क्या हुआ, उसने क्या किया, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास शुरू से हम क्या बात कर रहे थे बेटा, कि हमारे तो एक्टिवेशन हमने किसका किया, एपीसी का। कैल्शियम की प्रेजेंस में आपके एपीसी एक्टिवेट हो गए। एपीसी का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपको पता है ना कि जब हमारा वो म्योसिस अड़ा पड़ा था, है ना, ये जो स्टेज चल रही है, ये जो आप स्टेज देख रहे हो ये वाली, ये तब चल रही है जब आप प्यूबर्टी स्टेज पर आ गए। अगर आप ह्यूमन केस में भी लेना चाहते हो तो ये स्टेज आती है। आपको पता है जब जब बेबी फीमेल बेबी एम्ब्रियोनल स्टेज पे होता है, तो उसमें पहला प्राइमरी अरेस्ट, पहला अरेस्ट लगता है उसको, फर्स्ट अरेस्ट। और फर्स्ट अरेस्ट कब लगता है, जब वो म्योसिस फर्स्ट कर रहा होता है, और म्योसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट और प्रोफेज फर्स्ट का डिप्लोटीन स्टेज, उसको क्या लगता है, अरेस्ट। फिर जब वो बड़ा होता है, तो बड़ा होके जब वो प्यूबर्टी पर जाता है, तो प्यूबर्टी पर उसको क्या मिल जाती है, एलएच। हाई एलएच मिलने पर, लिटोनाइजिंग हार्मोन मिलने से उसका वो अरेस्ट कंप्लीट हो जाता है, और वो पहुंच जाएगा, वो प्राइमरी oocyte से बना लेगा सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte के बाद दोबारा अरेस्ट लगता है। दोबारा अरेस्ट क्यों लगा, क्योंकि अब उसको नहीं मिल रहा क्या, कैम काइनेज। तो फिर मैंने आपको वहां पढ़ाया था कि जो दूसरा अरेस्ट वो तब खुलता है जब कैल्शियम वो आएंगे, स्पर्म अंदर आएगा। स्पर्म अंदर आने से क्या होगा, वो अपना जो अभी हमने पढ़ा कि वो एक अपना स्पेशल जो एंजाइम है उसको साइटोप्लाज्म में भेज देगा, और उससे क्या होगा, आपका PIP2 जो टूट जाएगा IP3 में, IP3 अंदर आएंगे साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में आते ही वो कैल्शियम आयन को जो आजाद हुए, अब वो क्या किसको एक्टिवेट कर रहे हैं, कैम काइनेज को, क्योंकि कैम काइनेज कैल्शियम आयन के। तो इसका मतलब मेन था स्पर्म, अगर स्पर्म नहीं आएगा तो कैल्शियम आयन आजाद नहीं हो पाएंगे। तो कैल्शियम आयन जैसे जैसे आजाद हुआ, तो आपका जो ये जो सेकेंडरी oocyte का ये कहां पर रुक जाता है, सेकेंडरी oocyte आपके म्योसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड में रुका पड़ा था। तो कैल्शियम आयन के आने से जो कैम काइनेज है वो एक्टिवेट हो गया, और जब कैम काइनेज एक्टिवेट हो गया, तो वो क्या करेगा, वो साइटोस्टैटिक फैक्टर को डिग्रेड कर देगा। अभी हमने पीछे पढ़ा, वो साइटोस्टैटिक फैक्टर को रोक देगा। उससे क्या होगा, जो म्योसिस की रिजम्पशन थी वो चल पड़ेगी, वो आगे कंटिन्यू करेगा, और आपका जो सेकेंडरी oocyte है वो कन्वर्ट हो जाएगा एग में, और 3 पोलर बॉडी बनेगी। तीनों को हम बाद में खत्म कर देंगे। जो अब उसके बाद जो स्पर्म जो बाहर खड़ा है, उसका जो फ्यूज होके खड़ा है, मतलब फ्यूजन हो गया उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, अब वो अपना स्पर्म जो न्यूक्लियस अंदर छोड़ देगा। अब ये न्यूक्लियस एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, और सामने आते ही वो अपने अपने जेनेटिक मटेरियल को एक दूसरे के सामने रख देंगे, लेकिन वो एक दूसरे से आइडेंटिटी बना के रखे हुए, फ्यूज नहीं हुए। तो मतलब ये क्या हुए, आपस में अभी भी कैसे है बेटा, वो आपस में कैसे है,
जाइगोट मतलब नॉट कॉल्ड एज अ जाइगोट बिकॉज बोथ न्यूक्लियस आर नॉट फ्यूज्ड, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मेंटेन, और इस तरीके से ये सिचुएशन चलती है। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि जैसे ही आपकी जो टू सेल स्टेज जो आई, जो टू सेल स्टेज आई, उसको एक्चुअल में आप क्या नाम पुकारते हो, मतलब सिंगल सेल से अगली सेल क्या आती है, टू सेल स्टेज, फिर क्या आएगी 4 सेल, फिर आएगी 8 सेल, 8 सेल को बोलते हैं मारूला। तो वो कहता है जो टू सेल स्टेज आई वो एक्चुअल में आपकी होती है ट्रू सेल स्टेज और ट्रू डिप्लॉयड कंडीशन। तो इस ये होती है आपकी ट्रू डिप्लॉयड कंडीशन। समझ आ गई बेटा बात? बात क्लियर होगी? यस सर। यस सर। है ना? मैंने एक बार समझा दिया, अब आप इसको खुद करना और साथ में वीडियो को देखना, और जब नोट्स बनाओगे तो रिकॉर्डिंग को देखना, तो आपको बातें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। समझ आ रही बात है? यस सर। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला स्टेप है फ्यूजन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। अब वो कहता है कि जेनेटिक मटेरियल कैसे फ्यूज करेगा, उसके क्या तरीका है, तो आगे हम बात करते हैं। कहता है कि जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, किस स्टेज में होता है, हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में होता है। क्यों? क्योंकि वो छोटी सी जगह में था ना, स्पर्म की हेड पे था, तो बड़ा कॉम्प्लिकेट उसे कंडेंस फॉर्म में लेके आते हैं हम अंदर, तो वो बड़ा हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में होता है। और उसको ये कॉम्प्लिकेटेड स्टेट कौन प्रोवाइड करती है, जो उसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं हम प्रोटाएमीन। बहुत इंपॉर्टेंट है आशीष और महिमा, इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में होता है, और ड्यू टू किस बेसिक प्रोटीन की वजह से होता है, प्रोटामीन। ये हाईली बेसिक प्रोटीन है, और ये प्रोटीन किस, इसके अंदर क्या होते हैं, डाइसल्फाइड के बॉन्ड होते हैं। ये हाईली एक बेसिक प्रोटीन है, बेसिक बेसिक नेचर की, हाईली एक बेसिक प्रोटीन है, क्योंकि डीएनए पॉजिटिव होता है, और जो उसके ऊपर प्रोटीन होती है जैसे हमारे हिस्टोन प्रोटीन होती है वो पॉजिटिव होती है, तो दोनों चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है प्रोटामीन, और ये क्या, इस प्रोटामीन के अंदर क्या छुपे होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, राइट। तो कहता है कि इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो हमारा इन एग साइटोप्लाज्म एक होता है ग्लूटाथिनोन। क्या होता है बेटा? ग्लूटोथिनोन। ये क्या करता है, ये करता है रिड्यूस दी डाइस, ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है इनको ये ब्रेक कर देता है। कौन? ग्लूटाथिनोन। और ये ग्लूटाथिनोन कहां प्रेजेंट होते हैं, एग के अंदर। तो इससे क्या होता है, अलाउ द स्पर्म क्रोमेटिन टू अनकॉइल। जो आपका स्पर्म का जो न्यूक्लियस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था वो धीरे धीरे खुलने लग पड़ेगा, क्रोमेटिन की फॉर्म में आ जाएगा। और क्या होगा साथ ही साथ, एग मेटाबॉलिक एक्टिवेशन। उसके बाद एग की जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो बहुत तेज हो जाएंगी, उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा बनने लग पड़ेंगे, डीएनए का बहुत अच्छा सिंथेसिस होगा, रेस्पिरेशन रेट उसका बढ़ जाएगा, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग पड़ेगी। बेटा इतनी बात समझ आ गई? बेटा इतनी चीजें क्लियर होगी? यस सर। यस सर। और जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन का लेवल है वो धीरे धीरे आपका डिक्रीज कर, क्या करेगा बेटा, डिक्रीज। क्योंकि जब आप ज्यादा ऑक्सीजन लोगे तो उसका क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा ना। समझ आ रही बात? यस यस सर। सर। मतलब आप जैसे एग की मेटाबॉलिक रिएक्शन आकर आपने हाई कर दी तो प्रोटीन ज्यादा बनने लग पड़ी, डीएनए ज्यादा बनने लग पड़ा, रेस्पिरेशन रेट हाई हो गया, तो ऑक्सीजन की जो जो वैल्यू है वो भी हाई हो जाएगी। तो मतलब अब आपके उसके अंदर बाकी आसपास सराउंडिंग में क्या होगा, धीरे धीरे उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरी बात, सेल अब एंटर करेगी क्लीवेज के अंदर। किसमें एंटर कर जाएगी बेटा? क्लीवेज के अंदर। तो क्लीवेज में क्या होगा, मैंने आपको पहले बोला है, जो क्लीवेज होता है, जैसे मैं सेल साइकिल बनाऊं तो ये होता है G1, ये होता है S, ये होता है G2, ये होता है M। तो जब G1 चलेगा ना, सॉरी क्लीवेज चलेगा, तो क्लीवेज में क्या होगा, ये वाला पार्ट ही कैंसिल हो जाएगा। सॉरी ये वाला नहीं, वेरी वेरी सॉरी, ये नहीं, ये नहीं, गलत हो गया। जो आपका G1 है, जी आपके जो नहीं G2 है, हाँ ये नहीं होते, G1 और G2 गायब हो जाएंगे। सीधा सिंथेसिस फेज आएगा, फिर सीधा म्योसिस, फिर सिंथेसिस फेज आएगा, फिर म्योसिस, फिर सिंथेसिस फेज आएगा, फिर म्योसिस। इसी वजह से क्या होगा, सक्सेसिव जो सेल्स होंगी वो साइज में छोटी होती जाएंगी, और उनको फिर हम क्या बोलते हैं कलेक्टिवली, ब्लास्टोमियर्स। क्या नाम देते हैं बेटा उनको? ब्लास्टोमियर। समझ आ गया बेटा? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए बेटा आज इतना ही करो, फिर हम इसको सुबह देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम रिवाइज कर लेंगे अगले टॉपिक के अंदर, और फिर हम आगे देखेंगे कि जायगोट कैसे बनता है। अब जायगोट की पूरी कहानी को हम देखने जा रहे हैं, उससे पहले आप पीछे वाला एक बार रिवाइज कर लेना और इनको अच्छे से कर लेना, और सुबह उठा करो टाइम से, जैसे 6 बजे। एक साढ़े एक आप अलार्म लगाओ 5:30 का, और एक लगाओ 5:55 का, कि अगर बाई चांस नहीं उठे हो तो 55 पे भी आपकी नींद खुल जाए। समझ आ गई बात है? यस सर। ओके। ओके बेटा, चलो ओके बाय, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।